Good morning, everyone. Good morning to all of you. So I hope सारे बच्चे हेल्दी होंगे और जो शटडाउन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। कैसी चल रही सबकी पढ़ाई? और सारे आप घर से पढ़ रहे हो, कोई बाहर तो नहीं निकल रहे हो? सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। फाइन, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दो क्लास मिली है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमरिज्म को। तो आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में आइसोमरिज्म। तो कोशिश करते हैं कि आज जीओसी कंप्लीट हो। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जहां पे डाउट आएगा वहां पे आप पूछ सकते हो। ऑर्गेनिक की रीडिंग कहाँ से शुरू करें? यह दो तीन बुक्स हैं। एक तो आयल फिनार बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आयल फिनार वॉल्यूम 1। अगर आयल फिनार नहीं है तो अच्छी लैंग्वेज सोलोमन्स की भी है और मॉरिसन एंड बॉयड, ये 3 बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो तीनों बुक अगर आप ठीक से पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डीपीपीज हम दे रहे हैं और जो क्वेश्चंस देंगे वो वैसे तो काफ़ी होंगे। आर के गुप्ता ठीक ठीक सी लगती है मेरे को, बहुत अच्छी नहीं है ना। मेरे पीछे वॉलपेपर है, यस अभिषेक। जगदम्बा इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आई एम टेकिंग दिस क्लास फ्रॉम होम। सारे टीचर अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पीटर स्काइज भी बहुत अच्छी है, बट टाइम मिले अभी तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इतने सारे बुक्स को फॉलो कर पाओ। चौहान की बुक्स और दूसरी एक और आती है हिमांशु पांडे, वो दोनों क्वेश्चंस के लिए काफ़ी अच्छी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तन्मय सिंह बुक मेरे पास जितनी आपको पीछे दिख रही है उससे ज़्यादा है। अगली क्लास में मैं वहीं से क्लास लूँगा जो मेरी लाइब्रेरी है। एडवांस की डेट वगैरह का तो अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब आएगा तो अपडेट करते हैं। तो अभी तो मान के चलो कि जो शेड्यूल्ड क्लास है जब से है तब से ही क्लासेस हो रही होंगी और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते भी हैं। ठीक है, क्लासेस एक्सटेंड होंगी। अगर एडवांस एक्सटेंड हुआ तो क्लासेस भी एक्सपेंड करेंगे। 1 महीना अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है यार। पता नहीं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विथ जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीओसी का यूज, उसका एप्लीकेशन लगभग हर चैप्टर में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना। अभी थोड़ी देर तक मैं अब आपके कमेंट्स का आंसर नहीं दूंगा, बस अब स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, रवि मंडल को वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो सबको दिख रहा है? ठीक है, फाइन। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्टार्ट करने से पहले ही ये पूछ लेता हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बफरिंग में या ऑडियो क्लियर नहीं है तो मुझे बताना, थोड़ा बहुत जो चेंज होगा रिक्वायर्ड वो मैं करूंगा। क्लियर है कैलाश? क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो लेट्स गो। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाकी चैप्टर्स के लिए भी। तो इसमें हम क्या क्या चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और क्या क्या हम आज एक ही, देखो पूरे उस 2 आवर्स में मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा फास्ट भी करूंगा, थोड़े बेसिक्स में भी जाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज, जो मैंने अभी लिखा भी है, तो ये बॉन्ड क्लीवेज है। दूसरा, जीओसी में मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा रेजोनेंस के बारे में, इंडक्टिंग इफेक्ट के बारे में और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो आई होप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, लेकिन स्टिल मैं शुरू से बताऊंगा, तो थोड़ा फास्ट कर लूंगा ताकि रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ये 2 पार्ट है, एक बॉन्ड क्लीवेज है, एक रेजोनेंस, इंडक्टिंग एंड हाइपर कॉन्जुगेशन है। तीसरा पार्ट जो जीओसी में हम पढ़ते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट वाला पार्ट है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। जीओसी से एसिडिक, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस के बेसिक और बॉन्ड क्लीवेज, इन चारों एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम ये 4 एरिया कवर करेंगे, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज के बारे में समझेंगे, रेजोनेंस, इंडक्टिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन के डिटेल्स पढ़ेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये देखेंगे। तो ये 4 चीजें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मनन हीट कंबशन हाइड्रोकार्बन में देख लेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड है और जीओसी में हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड ऐसा कोई टॉपिक आएगा नहीं। तो कई बार ऐसा होगा
मयंक मित्तल जीओसी की 2 क्लास है, और जो ये फर्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें करेंगे, और सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की कोई सेकंड एक्स्ट्रा क्लास दे नहीं रखी है, तो एक क्लास में ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं और सेकंड क्लास में आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के पीपीटी भी की भी शायद आपको जरूरत पड़ेगी, तो इस क्लास के बाद मैं ये पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा। तो स्टिल कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई तो आप नोट डाउन करना, और क्योंकि नोट डाउन करने का टाइम मिलेगा नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए तो आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राघव मैं ज्यादा तो नहीं लूंगा, बट इस लेक्चर के बाद आप ट्राई करना, आप सारे कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते हैं, थोड़े कमेंट्स का आंसर बाद में देता हूं। तो पहले ना बॉन्ड क्लीवेज को समझाता हूं। अगर मैं जनरल की बात करूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीजें होती हैं, तो कोई केमिकल रिएक्शन अगर है हमारे पास, तो उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। 2 ही चीजें हो रही है, बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का फॉर्मेशन, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म में। बॉन्ड क्लीवेज की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में 2 तरह से बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, एक होमोलाइटिक क्लीवेज, एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि किसी भी बॉन्ड में अगर मान लो ए और ए के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये दोनों ही एटम अलग हो जाते हैं और आपको एक फ्री रेडिकल देते हैं। तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए, तो कोई चार्ज नहीं आया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये देखो रेडिकल्स में ये कन्वर्ट हो गए। दूसरे टाइप की क्लीवेज है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसमें क्या है कि मान लो एक एटम है ए, एक एटम है बी, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी बी ने ले लिए, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए ए पे चार्ज आ गया ए प्लस, और बी ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बी पे आया माइनस। इसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। बिलियंस ऑफ रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, उन सब में बॉन्ड अगर टूटेंगे तो यही 2 तरीके से टूटेंगे, या तो होमोलाइटिकली जो आपको रेडिकल देता है, या तो हेट्रोलाइटिकली जो आपको आयंस देता है। तो या तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा या तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो जरा सोच के देखो कितनी बड़ी चीज है। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये क्लीवेज होमोलाइटिक है या हेट्रोलाइटिक है, तो आप मैकेनिज्म का पहला स्टेप तो क्लियरली समझ जाओगे। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर द गिवन रिएक्शन इज होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? होमोलाइटिक क्लीवेज जनरली हम इसको सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, कि मान लो एक एटम है ए और आपने कहा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में है, अब आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो, तो ये होमोलाइटिकली टूट गए ए और ए रेडिकल में। हमने देखा है कि अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो वो होमोलाइटिक क्लीवेज में चले जाते हैं, और अगर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है तो वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में जाते हैं। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होमोलाइटिक और डिसिमिलर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हेट्रोलाइटिक। रीअरेंजमेंट नहीं होते रेडिकल्स में। ठीक है, अब पंकज आपका क्वेश्चन अभी रेलिवेंट नहीं है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। वीडियो थोड़ा बफर हो रहा है ना, ठीक है, अब थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा, एक बार रिफ्रेश कर लेना। तो अब अगर होमोलाइटिक क्लीवेज भी होते हैं और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो मैंने कहा कि अगर एटम सिमिलर हैं तो होमोलाइटिक होंगे, अगर एटम डिसिमिलर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो हेट्रोलाइटिक होगा। ये ना एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक पार्शियली डिपेंड करते हैं। मेनली इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से रिएक्शन को करा रहे हो। मतलब गैस फेज रिएक्शन होमोलाइटिक क्लीवेज को प्रेफर करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होमोलाइटिक को प्रेफर करते हैं, रिएक्शन विद द यूवी लाइट एट हाई टेम्परेचर होमोलाइटिक को क्लीवेज को प्रेफर करते हैं, रेडिकल इनिशिएटर लाइक पेरोक्साइड, ऑक्सीजन, R2O2 होमोलाइटिक को प्रेफर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको एक बॉन्ड देता ना HCl, आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने कुछ भी यहां नहीं लिखा, कौन सी क्लीवेज होगी, तो आप बोलोगे हेट्रोलाइटिक H प्लस और Cl माइनस। लेकिन अगर मैंने यहां पे म्यू दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अल्ट्रावायलेट लाइट या ब्लू लाइट, तो इसमें भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी। इसका मतलब है मॉलिक्यूल के ऊपर होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसके प्रेजेंस में आप करा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला चीज नोट डाउन करना, वैसे मैं ये दे भी दूंगा आपको। अगर ये चीजें हैं तो हम कौन सी क्लीवेज कराएंगे? होमोलाइटिक। क्लियर? अब अगर बात करें कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किस में होते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट है, हेट्रोलाइटिक होगा, आयंस है, हेट्रोलाइटिक होगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, हेट्रोलाइटिक होगा, कोई भी आयन के प्रेजेंस में H प्लस और H माइनस के प्रेजेंस में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। तो ये कंडीशन हो गई हमारी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। फाइन, क्लियर होगी बात? चलो अब आते हैं हम इंडक्टिंग इफेक्ट की बात। इंडक्टिंग इफेक्ट क्या होते हैं?
इंडक्ट पहले होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक सबका क्लियर है? पहले मुझे एक बार ये बता दो ना, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लियर है? अब इंडक्टिंग इफेक्ट में आ रहा हूं मैं। इंडक्टिंग इफेक्ट ये थोड़ा बेसिक सा चीज है, आई होप ये चीजें सबको आती भी होंगी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूं, है ना। अभी इमेज इसलिए हटाई ताकि आप पूरा देख पाओ। देखो इंडक्टिंग इफेक्ट ना दो तरह के होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई, और इसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होते क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास दो एटम है, एक है हाइड्रोजन और एक दूसरा भी हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करूं तो H और H के बीच में इस टाइप के बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। तो ना वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ही एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कोई ऐसा पोलराइजिंग फोर्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को कोई भी चेंज करे, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ना वो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरह से मूव करना चाहिए जो हाइड्रोजन के केस में हो रहा था, HCl के केस में क्लोरीन की वजह से ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। ऑब्वियस है क्योंकि क्लोरीन तो है जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऐसे मूव कर रहा है तो क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, जो कि पोलैरिटी से रिलेटेड भी है। ये लाइन समझ आई कि नहीं आई पहले तो ये बताओ। H2 इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग। आकाश मैंने तो बस H2O2 को ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग के टर्म में नहीं बल्कि जनरल सेंस में समझा रहा हूं, इसलिए का है जनरली रेडिकल इनिबिटर जो होते हैं वो होमोलाइटिक क्लीवेज को ही प्रेफर करते हैं। पहले तो ये बताओ, ये जो मैंने अभी बताया वो क्लियर है ना, समझ गए सारे? निखिल एक बार दोबारा से क्वेश्चन पूछना, क्लियर है यार? अब देखो इंडक्टिंग इफेक्ट और ये क्वेश्चंस कराऊंगा देव, सब कुछ कराऊंगा, क्लियर है? फाइन। तो अब आते हैं हम अगले पार्ट में। तो देखो इंडक्टिंग इफेक्ट में जैसा मैंने आपको कहा कि माइनस आई इफेक्ट क्या है, तो मैंने यहां पे एक क्लोरीन का एटम लिया है और इस क्लोरीन के एटम का इफेक्ट क्या है? नेगेटिव। तो इस क्लोरीन का इफेक्ट है माइनस आई। तो माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्लोरीन से खींच रहा है तो इसमें पार्शियल प्लस आएगा, और जब क्लोरीन से ये खींच रहा है तो ये कार्बन फिर इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसमें डबल पार्शियल प्लस आ गया। जनरली ये होता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं माइनस आई, जितना दूर जाएगा जो इंडक्टिंग इफेक्ट है वो उतने कम होते चले जाएंगे। एक ऑब्जर्वेशन है, इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो तो वो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो मूविंग टू प्लस आई और माइनस का एक आज मैंने जनरल बताया। मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट जरा आप ठीक से समझना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ऑल्दो आई होप कि ये सबको आते भी होंगे। मैंने ना प्लस आई के ग्रुप लिखे हैं, ध्यान से देखो, जिसमें मैंने O माइनस लिखा है, कभी कंफ्यूज मत करना। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है, देखो उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका क्या इफेक्ट है? प्लस आई। कंफ्यूज मत करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेकिन नेगेटिव चार्ज प्लस आई। साइमल्टेनियसली COO माइनस प्लस आई। इन दो के अलावा बाकी का प्लस आई तो आपको याद होगा, ऑल अल्काइल ग्रुप। तो मैं इसको एक छोटे से सेंस में लिखाता हूं कि प्लस आई वाले ग्रुप कौन कौन से हैं। तो मेरी नजर में 3 याद रखना, O माइनस जो ज्यादातर यूज होते हैं, COO माइनस और अल्काइल ग्रुप, ये 3 सबको याद रहेंगे। इन सबका क्या इफेक्ट है? प्लस आई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इज यस, यू कैन एबल टू सी। ठीक है, अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट। NH2 में आपको बहुत कम मिलेगा आयुष, इसलिए NH2 मैंने लिखा नहीं, लेकिन अगर NH माइनस है तो भी उसका प्लस आई होगा। अब आते हैं माइनस आई ग्रुप में, NR3 प्लस से लेकर के एल्कीन तक सबका माइनस आई है। मैंने यहां पे एक बोल्ड करके ग्रीन में लिखा है, ये सबको याद होना चाहिए किसका माइनस आई सबसे कम किसका ज्यादा है। NH3 प्लस एक्सेप्शनली वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, देन NO2, देन CN, SO3H, एल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl, CONH2। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो और इसको याद रखना। ठीक है, एजाइड प्रोडक्ट का प्लस आई इफेक्ट प्रियांशी गुप्ता तब डिपेंड करता है जब उस पर नेगेटिव चार्ज है। फाइन, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़े। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिंग इफेक्ट। अभी मैंने आपको ना 2 तरह के इफेक्ट बताए थे, एक बताया था प्लस आई और एक बताया था माइनस आई। यार 2 मिनट के लिए अभी कमेंट को छोड़ देते हैं, 2 मिनट के लिए कमेंट को छोड़ देते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आप मेरी बात ना प्लस आई माइनस आई के एप्लीकेशन को जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछते भी है। ठीक है,
देखो जो अब मैं कह रहा हूं बस उसको उस पर फोकस करना और कॉन्सेंट्रेट करना। मान लेते हैं कि मेरे पास 2 एटम है, वन इज सी एंड सेकेंड इज सी प्लस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, सी और सी प्लस, मेरे पास 2 एटम्स हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बिटवीन सी एंड सी प्लस विच इज मोर स्टेबल, तो आई होप अगर मैं ये कमेंट में लिखने को बोलूं तो आप सब बोलोगे सी इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स सी प्लस क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। जरा सोचते हैं एक स्टेप और आगे बढ़ के कि सी प्लस अनस्टेबल क्यों है। अच्छा, अगर सी प्लस अनस्टेबल क्यों है अगर ये पूछा जाए तो क्या इसका रीजन हम पॉजिटिव चार्ज को दें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही अनस्टेबल है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के? दैट मीन्स हाइयर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द स्टेबिलिटी, हाइयर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द स्टेबिलिटी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो याद रखना प्लस आई ग्रुप वो होते हैं, प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। माइनस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी को इजीली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप, तो तीनों का प्लस आई है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इस तरह से आएगी। तो प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे सबसे ज्यादा रोल है और बहुत ज्यादा हम इसको देखते भी हैं। आई होप ये वाला पार्ट सबका क्लियर होगा, ये पार्ट सबका क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव चार्ज में भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितना प्लस आई होगा नेगेटिव चार्ज उतना कम स्टेबल होगा। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और कहां कहां पे हम प्लस आई माइनस आई को देखते हैं। पहली चीज ये डाइपोल मूवमेंट, इंडक्टिंग इफेक्ट का डाइपोल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट है और उसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है तो उसका डाइपोल मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं हम। सिमिलरली क्लोरीन को देखो आप, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है इसलिए डाइपोल सबसे ज्यादा है, और उसके बाद ब्रोमीन का माइनस आई कम है, थोड़ा डाइपोल कम है, आयोडीन का थोड़ा और कम है इसलिए डाइपोल और भी कम है। तो इंडक्टिंग इफेक्ट का रोल डाइपोल मूवमेंट पे भी है। अच्छा, अब आते हैं बॉन्ड लेंथ। अब मैंने ये लिखा है आपके लिए कि विथ इंक्रीज इन इंडक्टिंग इफेक्ट, ध्यान देना, विथ इंक्रीज इन इंडक्टिंग इफेक्ट बॉन्ड लेंथ यूजुअली डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप की चीजें पूछते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना, बॉन्ड लेंथ का इंडक्टिंग इफेक्ट में क्या रोल है। स्ट्रेंथ ऑफ फैटी एसिड, इसको मैं एसिडिक में डिस्कस कर लूंगा, इसको भी मैं एसिडिक में डिस्कस कर लूंगा। तो इस पॉइंट पे मुझे बस डायपोल मूवमेंट और बॉन्ड लेंथ इन दो को एक्सप्लेन करना था। अब ये बताओ ये वाला पार्ट सबका क्लियर हो गया? सबका क्लियर है? तो फटाफट लिखना। फाइन, ठीक है, अब आगे आते हैं। तो मैंने अभी बोर्ड में पहला क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको। अभी तक देखो जो भी मैंने चीजें बताई है वो बेसिक सी थी, बस आप रिवाइज कर लो, इसलिए मैं ये पूछ भी रहा था कि थोड़ा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट देना। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस आई इफेक्ट, ऑलमोस्ट ऑल एवरीवन राइटिंग सी, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अभी अभी मैंने समझाया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? उसका रीजन भी अगर मिल जाए तो वो भी लिख लेना। किसी एक बच्चे ने ए लिखा था, उस ऊपर वाले का आंसर, इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप लिखना 2 का ए बी, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊंगा आप किसके लिए लिख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, यानी सब समझ आ गए। तो बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज तीनों प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 का आंसर लिखना ए बी सी में, फास्ट फास्ट करना, आपको जो इजी होगा उसको जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जनरेट फ्री रेडिकल डज नॉट टेक प्लेस, इसमें फ्री रेडिकल कहां पे नहीं बनेगा? इसमें लिखा है डज नॉट, याद रखना, हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पोलर एप्रोटिक, सनलाइट। 3 का डी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पोलर लिखा है तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है, राइट? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कार्बोकेटाइन इज लीस्ट लाइकली टू बी फॉर्म एज इंटरमीडिएट? लीस्ट लाइकली लिखा हुआ है, लीस्ट लाइकली, तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं मैं, तो 4 का आंसर लिखना फास्ट फास्ट। लीस्ट लाइकली सी, बिल्कुल ठीक है। याद रखना ना, जो कार्बन ना 3 कार्बन से अटैच है
और वो ऑल 3 कार्बन आर पार्ट ऑफ रिंग, सच कार्बन इज नोन एज ब्रिज हेड कार्बन। तो ये ना ब्रिज हेड कार्बन है। ब्रिज हेड कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलता और sp2 में वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रिज हेड में पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ब्रिज हेड आपने लिखना भी शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक, सही है। एक सेकंड के लिए जरा मेरे को ये देखना है कि ये आ क्यों नहीं रहा। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक ब्रिज हेड की कंडीशन क्या होती है राहुल शर्मा? ब्रिज हेड की कंडीशन तो बहुत आसान सी है यार। अगर कोई भी कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और तीनों ही कार्बन उस रिंग का हिस्सा है तो वो ब्रिज हेड है, ठीक है। चलो यार, मेरे को ना मेरी इमेज नहीं आ पा रही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंटेंट को देखते जाओ और मैं समझाते जा रहा हूं, आप समझते जाना, ठीक है। इंडक्टिंग इफेक्ट में गौरी क्या डाउट है? फटाफट पोस्ट करो, डाउट लिखोगे तब तक तो आगे बढ़ जाएंगे हम। तो आपको अगर इंडक्टिंग इफेक्ट में कोई डाउट है तो फटाफट पोस्ट कर लो, नहीं तो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट में आते। फाइन, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली क्या है? बफरिंग, जिसकी बफरिंग हो रही है आप अपना इंटरनेट देखना, मुझे लग रहा है यहां तो बहुत फास्ट इंटरनेट चल रहा है। CH3 CD3 का इंडक्टिंग इफेक्ट का कंपैरिजन के साथ गौरी आप पूछना चाहते हो कि CH3 और CD3 में किसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो इसका प्लस आई आप ज्यादा लेना। उसका रीजन ना सिर्फ इंडक्टिंग नहीं है बल्कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। एक्चुअली क्या होता है, CH और CD में ना ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटते हैं इजीली हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन का रेट फास्ट है जिसकी वजह से इंडक्शन ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा कभी कंपैरिजन आए कि CH3 भी आपके पास CD3 भी है, किसका प्लस आई ज्यादा है, तो मैं तो कहूंगा CH3 का है, तो आप वही लिखना। अंकुर, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक बेसिक सा बताता हूं, ऑलरेडी आप रेजोनेंस के बारे में काफी जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक सा बता रहा हूं। देखो होता क्या है, सिंपल सी बात है। रेजोनेंस में हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक एटम है C और C 4 एटम्स लिए, जो मैं लिख रहा हूं बस उसको देखो और सुनो, अभी कमेंट मत लिखना, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा कमेंट, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। देखो यहां पे ना पाई बॉन्ड है, यहां पे भी पाई बॉन्ड है। अगर कुछ ऐसा हो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि जो पाई बॉन्ड है, ध्यान से समझना, पाई बॉन्ड है, इसकी डेंसिटी कम करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। दोबारा से लिख रहा हूं, पाई बॉन्ड की डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो हर मॉलिक्यूल चाहता है कि ये डेंसिटी पाई बॉन्ड की कम हो। अब वो कम कैसे होगी? तो अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, हाइपोथेटिकल ऑप्शन लेते हैं कि मान लो ये आपके पास एक 2 डबल बॉन्ड है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो पाई बॉन्ड की डेंसिटी यहां और यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डेंसिटी इन 2 जगहों पे बहुत ज्यादा रही होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड ऐसा है और इसमें ना रेजोनेंस है, ठीक है। सॉरी वंशराज, आपने कुछ लिखा है, मैं अभी इसको समझाने के बाद आंसर दे रहा हूं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं और ये दोनों यहां आते हैं, जिसको आप रेजोनेंस कहते हो, आई होप रेजोनेंस ड्रॉ करना सबको आता होगा। तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आया, फिर ये नेगेटिव ना वापस यहां आया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे वापस ही आया। क्या बोलना चाह रहा हूं इसको समझना। 1 सेकंड में ये करीब 10 की पावर 5 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स ये तो एग्जिस्ट ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर 4 कार्बन जिसमें ना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। इससे ये फायदा हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा था और जब रेजोनेंस होगा तो इतने एरिया में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, करेक्ट। तो यहां पे ना डेंसिटी जो है डिक्रीज हो गई, क्योंकि ये वाला एरिया भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जहां इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, इसकी वजह से इनके बॉन्ड लेंथ कम हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है, और दिस इज व्हाट वी कॉल रेजोनेंस। इसके लिए एक चीज होती है कि कोप्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आपको पता होगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं,
इट्स एक्सपेरिमेंटल, यस इट इज एक्सपेरिमेंटल। आप ध्रुवीन प्रजापति आपने क्योंकि एक्सपेरिमेंट की बात की, तो मैं एक जनरल आपको बता रहा हूं कैसे पता चला। देखो, सबसे पहले साइंटिस्ट ने CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला और इसकी बॉन्ड लेंथ निकाली, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आई 10 पिकोमीटर, मान लिया मैंने, एग्जांपल लिया। फिर उन्होंने इथीन लिया, इथेन, और उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 10 पिकोमीटर। देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है इस कार्बन से इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस वो 15 है, और डबल बॉन्ड में ये 10 है, तो समझ आता है भाई डबल बॉन्ड है तो नजदीक रहे होंगे। अब ये तो फिक्स्ड है ना, किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच का अगर मैं सिंगल बॉन्ड लूंगा तो वो तो हमेशा 15 पिकोमीटर ही आएगा, वो तो फिक्स है। लेकिन अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हो जहां पे रेजोनेंस है, तो 1 2 3 और 4, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 और 2 के बीच का जो पिकोमीटर है वो 10, बीच वाले का 15, और ये 10 होना चाहिए। जब इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला गया तो ये भी ना 12.5 आया, ये भी 12.5 आया, ये भी 12.5 आया, तो इसका आंसर बिना रेजोनेंस के आप नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर मेरे पास यही कंपाउंड है एल्कीन, मैं इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालता हूं, तो मैंने कार्बन सॉलिड लिए 4, है ना, और क्योंकि एल्कीन का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो वो ऐसा, मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा उसके लिए। कार्बन है और ये आप एल्कीन बनाना चाहते हो, एक एल्कीन बनाते हैं, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालते हैं। कार्बन सॉलिड 2 हाइड्रोजन 4 5 6 हाइड्रोजन, तो 3H2। देखो जरा, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन है या नहीं, देखना डेल्टा एच फॉर्मेशन है। ऋषभ सर, पर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होने से स्टेबिलिटी, बट अगर पाई बॉन्ड ज्यादा हो तो डेंसिटी ज्यादा होगी। यार ये दो अलग बातें हैं ऋषभ। देखो, एक ना डेंसिटी की बात है, डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, आप ओवरऑल डबल बॉन्ड काउंट मत करो। मैं क्या कहना चाहता हूं समझना। देखो, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है और आपके पास ये कंपाउंड है, और आप इनको कंपेयर करते हो, फर्स्ट को और सेकंड को, स्टेबिलिटी के लिए, तो आप जो आपने अभी टर्म लिखा ना, पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो वो यहां पे वैलिड है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और मेरे पास ये मॉलिक्यूल है जहां इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि दिस इज मोर स्टेबल। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूं पाई क्लाउड की डेंसिटी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। वैसे तो जितने ज्यादा एटम आप बढ़ाते जाओगे एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, वो तो एक अलग स्टोरी है। तो मैं आपको दो प्रूफ दे रहा था, एक तो बॉन्ड के ऊपर और दूसरा इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालो आप थ्योरेटिकली। तो जब आप थ्योरेटिकली डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालते हो और एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालते हो, एक्सपेरिमेंट की एनर्जी कम होती है। अब सवाल है वो कम एनर्जी कहां से आई, वो भी रेजोनेंस की वजह से आई। एक तो आया आपका बॉन्ड लेंथ, दूसरा आया डेल्टा एच फॉर्मेशन। इन दोनों से प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, और ये किसी ने देखा नहीं है यार, होते हैं नहीं होते हैं, बट इन दोनों के लिए हमारे पास रेजोनेंस के अलावा कोई बेस्ट वे नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ऑल कैनोनिकल फॉर्म, मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एडवांस में, इसलिए सारे पॉइंट याद करना और लिख के भी रखना। सर प्रेस A&S टू शो कैमरा। तन्मय, तुझे बहुत पता है यार, मैंने सारा प्रेस किया, पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा। चल, अब तूने जो बोला मैं वो भी करके देख रहा हूं, नहीं आया। ठीक है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर, और कार्बन के उसके बॉन्ड फिक्स होने चाहिए, बेसिक सी लाइन है, खैर बस याद होनी चाहिए। ऑल एटम टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाइन प्लेन, प्लेन होगा तभी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल लिया नाइट्रोजन के लोन पेयर पायरिडिन वाले में, और ये लोन पेयर अबव द प्लेन नहीं है तो वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये पहला 2 पॉइंट तो क्लियर है। ये वाले थर्ड पॉइंट देखना, थर्ड पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एक बार पढ़ो, किसी भी पॉइंट में डाउट है फटाफट लिखना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। पीपीटी मिल जाएगी रवि, टेंशन मत ले, अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूं वो कर, पढ़ता जा फटाफट, डाउट आता है तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, कोई भी डाउट है 3 में? फाइन, क्लियर है सबका? ठीक है, देखो जो बेसिक चीजें जो आपको आती होंगी ना उससे थोड़ा आगे निकल जाते हैं, तो जिसमें डाउट आएगा जीओसी में वो थोड़ा एलॉबरेट करते हैं। तो फर्स्ट 4 पॉइंट में आपने लिखा है कोई डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुभम, कैनोनिकल मींस कि मान ले देख, जैसे तेरे पास एक स्ट्रक्चर है ना, ये मॉलिक्यूल है और यहां पे प्लस चार्ज है, तो तुम जब इसका रेजोनेंस ड्रॉ करते हो ना,
तो ऐसे नहीं ड्रॉ करते हो कि डबल बॉन्ड यहां आए तो यहां पे प्लस चार्ज आ गया, फिर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम और भी ड्रॉ कर सकते थे कि यहां पे प्लस चार्ज आ गया। सो दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर आ रहा होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा कि यह इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में मूव कर रहे हैं, यहां पे प्लस चार्ज कहीं पे भी हो सकता है। तो ये एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये कैनोनिकल है जब आप उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो। ठीक है, आप समझ आए सबके? फाइन। सो अब आप देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल। कई बार कंपैरिजन करने के लिए आता है तो उस समय पर आप कोवेलेंट बॉन्ड देखोगे। स्ट्रक्चर विथ फॉर्मल चार्ज आर लेस स्टेबल, तो इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इसके ऊपर बेस्ड। स्ट्रक्चर दैट कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। मान लो सी नेगेटिव है और ओ नेगेटिव है तो इन दोनों में ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर होगा, सॉरी ज्यादा स्टेबल होगा। और ऑक्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टेट होगा तो स्टेबल है। फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने कहा सी प्लस होगा और ओ प्लस होगा तो ये ज्यादा स्टेबल है, सी माइनस है ओ माइनस है तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब आप देखो यहाँ पे O प्लस है, यहाँ पे C प्लस है, स्टेबल कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ कार्बन का 6 है और ऑक्सीजन का 8 है। तो ना आपको ऑक्टेट को भी प्रेफर करना है और ऑक्टेट जहां स्टेबल हो रहा होगा उसको स्टेबल बोलना है। समझ गए सब? समझ गए? अब थोड़ा सा बेसिक से कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे प्लस आई माइनस आई होता है वैसे प्लस आर माइनस आर होता है। तो मैंने रेफरेंस के लिए ना बेंजीन रिंग लिए, ध्यान से समझना। अगर आप बेंजीन रिंग लेते हो, ध्यान से समझना जरा, बेंजीन रिंग लेते हो और इस बेंजीन रिंग में कोई भी एटम लगा हुआ है डायरेक्टली और इस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट विल शो प्लस आर इफेक्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस आर का मतलब होता है लोन पेयर को बेंजीन में डालना। सिद्धार्थ पहले आपको ऑक्टेट ही देखना है, बिल्कुल ठीक बात। तो अगर आपके पास कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन में आ गए तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। एक और चीज, प्लस आर इफेक्ट दो तरह के होते हैं। एक वो प्लस आर इफेक्ट होते हैं जहां पे लोन पेयर 2p ऑर्बिटल से आ रहे हैं, एक वो प्लस आर इफेक्ट होते हैं जहां पे रेजोनेंस 3p 4p या 5p ऑर्बिटल से आ रहे हैं। तो 2p वाले प्रोमिनेंट होते हैं और वो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि 3p 4p 5 वाले वीक रेजोनेंस होते हैं और वो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी चीज का। मान लेते हैं कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, एक एक्सेप्शनल केस भी है इसमें, और इस बेंजीन रिंग में O और H लगा हुआ है। अब आप देखो इस ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है और इस ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट किससे है? 2p से है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर सेकंड ऑर्बिट पे है। तो क्योंकि इसका माइनस आई प्लस आर है, माइनस आई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर रहा होगा और प्लस आर बढ़ा रहा होगा। तो अगर प्लस आर 2p से है तो इसको डोमिनेट करना, अब ये बढ़ा रहा है, समझ आ गया? तो डोमिनेट कौन कर रहा है? प्लस आर। लेकिन अगर यही वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता कि ये बेंजीन रिंग है और यहां पे आपने लगा दिया क्लोरीन जिसके पास लोन पेयर है, क्लोरीन का भी माइनस आई है और प्लस आर है, लेकिन क्योंकि लोन पेयर थर्ड ऑर्बिट पे हैं इसलिए ये हो गया आपका 3p। अब जब ये 3p है तो डोमिनेट करेगा माइनस आई, तो क्लोरीन जो है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। क्लियर हो गई बात? ये प्लस आर माइनस आर है। एक्सेप्शनल केस सिर्फ एक है और वो है फ्लोरीन। अब क्यों एक्सेप्शनल है ये समझना। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये जो लोन पेयर है वो, अब आप देखो फ्लोरीन का माइनस आई है, प्लस आर है, प्लस आर भी 2p से है। क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका माइनस आई इतना प्रोमिनेंट होता है कि ये लोन पेयर जल्दी से बेंजीन में जा नहीं पाते हैं, अगर गए तो इसमें प्लस हाईली अनस्टेबल होगा। इस वजह से 2p होने के बावजूद इसका माइनस आई डोमिनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग से कम कर देता है। तो इसलिए फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी कहीं पे भी अगर आपको 2p दिखे तो प्लस आर ही डोमिनेट करेगा। अब आप ना बेंजीन रिंग में कोई ऐसा ग्रुप लगाओ, ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा, मैंने अभी भी क्या कहा, कोई एक ऐसा एटम लगाओ जिसके पास लोन पेयर है तो बिना सोचे प्लस आर बोल देना। सिमिलरली अगर बेंजीन रिंग में कोई भी ऐसा एटम आप लगाते हो जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, कोई भी एटम जिसके पास अगर लोन पेयर है तो प्लस आर है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसका माइनस आर इफेक्ट होगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यार यहां पे बिस्मित पता नहीं कहां से आया।
तो अगर NO2 की बात करूं मैं तो -R इफेक्ट है। एल्डिहाइड, कीटोन, फंक्शनल ग्रुप जितने भी पाई बॉन्ड वाले हैं उन सब का -R इफेक्ट हो जाएगा। अब ये लाइन समझ आई कि नहीं, देखो जरा। तो -I+R बेसिक सा चीज था, तो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। अब कॉम्बाइंड इफेक्ट अभी भी मैंने आपको समझाया। तो अब एक क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करना फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। तो 11th का ABC में आंसर देना, ठीक है। कंपेयर द CN बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्पीसीज। C और N का मतलब हुआ ये वाला एटम और ये वाला एटम, इसकी बॉन्ड की बात चल रही है, ठीक है। जल्दी से आंसर करना। C और N, आदर्श एमाइड का भी -R होगा यार। अगर आप कोई भी एटम लेते हो ना जिसमें पाई बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -R है, उसमें कुछ भी नहीं सोचना। मनन ने तो पूरा ऑर्डर ही लिख दिया। ठीक है मनन, औरों का भी देख लेता हूं, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। ठीक है, सिद्धार्थ का भी आ गया, अंकुर का भी आ गया। अच्छा, आप ग्रेटर का मतलब आप सबसे पहले जिसमें जो सबसे बड़ा है वो लिखना है ना। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए 3, 2 और 1। 3, 2 और 1। हाँ, ज्यादातर बच्चे 3, 2, 1 ही लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, सही है। तो कुछ खास एक्सप्लेन नहीं करना है इसमें। देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में गया, तो एक रेजोनेंस है तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है ना। यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो वो ना और भी दूर तक जा रहा है, तो काफी देर तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। और यहां पे तो O पे -चार्ज आएगा तो स्टेबल है, तो और देर तक रहेगा। जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड उतने छोटे होते चले जाएंगे, इसलिए 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर। सबके आंसर सही है जिसने भी लिखा था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अब आप आंसर देना A का 1 है कि 2, ऐसा सोच करना। A, खाली A लिखना, B मत करना। अभी A का 1 और 2, विच इज मोर स्टेबल आपको पूछा है। तो A में आपके पास बेंजीन CH2 1 और 2, A का 1 आंसर है या A का 2 आंसर है? 1 एंड 2 में कंफ्यूजन है तरुणा गुप्ता। कंफ्यूजन क्यों है? इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन के साथ लगा है और उसके 4 रेजोनेंस होंगे। इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, इसका एक ही रेजोनेंस है, तो इसमें कंफ्यूजन क्यों है? दिस मस्ट बी मोर स्टेबल, सही है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सा स्टेबल होगा? बेंजाइलिक वाला। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आया। अब आप लिखना B का 1 है या B का 2 है। B का 1 है या B का 2 है, या C तक मत पहुंच जाओ, अभी सिर्फ B पे आ जाओ। तो B वाले में अगर हम बात करें तो ये वाला जो कार्बन है ना, वो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। ये वाला जो कार्बन है वो है sp2। और अभी मैंने अभी आपको क्या कहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव अनस्टेबल है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। s कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका प्लस चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। इसीलिए इसमें भी ये वाला है। अब आते हैं हम C वाले में। सी का भी आंसर जो आप दे रहे हो वो करेक्ट है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है। अब आते हैं हम डी पे। डी में अगर देखा जाए तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का +R इफेक्ट है ना, तो रेजोनेंस से तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। यहां पे सिर्फ +I इफेक्ट लगे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो +I यानी इंडक्शन। और रेजोनेंस में हमेशा रेजोनेंस भारी पड़ता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां मैं लिख भी रहा हूं बिट, अगर कभी किसी में रेजोनेंस है, किसी में सिर्फ इंडक्टिंग इफेक्ट है, तो रेजोनेंस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। उसके बेसिस मैंने डी को आंसर सेकंड बोला है। आई होप इट इज क्लियर, आपके आंसर भी डी आ रहे हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस विद सुइटेबल ग्रुप। इसका ये मतलब है कि जो लाइन मैंने खींची है इसके आगे आप बेंजीन सोच लो कि बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में आपने ग्रुप लगाया है और ये ग्रुप आपके ABCDE है। तो विच इसमें पूछा कैन नॉट पार्टिसिपेट, तो आपको आंसर लिखना है ऐसे जैसे 21 में आप अगर कहते हो भाई A और B पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो A, B कर दो ऐसे। तो अब आप ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बैक बॉन्डिंग और +R में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यार बैक बॉन्डिंग और +R का कंपैरिजन बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा, बट स्टिल अगर ऐसा है तो फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि +R किस ऑर्बिटल से हो रहा है। अगर +R 2p से हो रहा है तो मुझे लगता है +R ज्यादा स्टेबल होगा। 3p से हो रहा है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो 21 का आंसर देखना जरा। सही है, आंसर आने लगे आपके।
ठीक है, देखो COOH तो पार्टिसिपेट कर सकता है ना, क्योंकि इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहा होगा। मैं COH की बात करूं तो ये बेंजीन रिंग है और ये C डबल बॉन्ड OH है, ये तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कर रहा है। अच्छा, अगर मैं बेंजीन रिंग में C डबल बॉन्ड O माइनस की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन का यहां आना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके रेजोनेंस में होगा, तो ये बेटर रेजोनेंस कभी भी शो नहीं करते, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, D वाला भी, ये कर रहा है, F वाला भी कर रहा है और G वाला भी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से B और D होना चाहिए। किसी ने E और F भी लिखा है, किसी ने BFG लिखा है। BFG का मतलब हुआ आप G को कह रहे हो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा G? अगर मैं इसको ऐसे सोचूं तो इसमें कोई गलती है तो आप बताना। G का स्ट्रक्चर जरा देखना, N डबल बॉन्ड CH2। आप सोचोगे नाइट्रोजन में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या प्रॉब्लम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये दोनों यहां जाएंगे, तो अभी भी तो 4 ही हैं, तो इसीलिए G वाले का तो कोई लॉजिक नहीं है, G तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है। क्लियर है? और तो कोई डाउट नहीं इसमें, फटाफट करना। F में फ्री रेडिकल, हाँ रेजोनेंस में क्यों नहीं होगा फ्री रेडिकल सिद्धार्थ? अगर मान ले तेरे पास बेंजीन रिंग है ना, और अब आप ये देख, तू यहां पे ना CH2 प्लस है, रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन ही तो है, कोई नई बात तो नहीं है। क्या मैं इसका ऐसा रेजोनेंस ड्रॉ नहीं कर सकता हूं कि यहां पे रेडिकल आ जाए, ये 2 बॉन्ड यहां, अब ये रेजोनेंस में पलट चला गया। F कैसे? तो F, सॉरी ये F वाला ही था, मैंने अभी F जो समझाया, सही है। फिरदौस Y और D समझाने को कह रहे हो क्या? Y तो इसमें है ही नहीं यार। D कह रहे हो आप नहीं होगा, तो D में ऑलरेडी देखो, अगर N के पास 3 बॉन्ड्स है ना, और यहां पे प्लस चार्ज है, अब आप सोचो कि क्या ये रेजोनेंस में जा सकता है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो N में 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। क्या 10 हो सकते हैं? आंसर है नहीं। मनन यस, बी में आप कह दो थोड़ा बहुत होगा, तो मैं मानता हूं थोड़ा बहुत होगा, बट अगर कोई रेजोनेंस की बात करेगा तो मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत का मतलब पार्शियल प्लस आर होता है, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इज मिनिमम? आपको बताना है मिनिमम किस में। 33 का ABCD ये लिखना है आपको, ठीक है। 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम, जल्दी से। मिनिमम का मतलब सबसे कम किस में है? चलो कोई दिक्कत नहीं, तो सारे आंसर सही दोगे आप, तो मैं करेक्ट ऑर्डर ही लिख देता हूं यार। D, उसके बाद A, उसके बाद C, उसके बाद B। तो मुझे लगता है आपने भी यही सोचा होगा। ठीक है, चलो मैं भी आ गया, फाइनली इमेज आ गई। 33 क्लियर है, चलो 34 फटाफट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इज मैक्सिमम? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग इज मैक्सिमम, अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताना। 34 जरूर लिखना, 34 जरूर लिखना, क्वेश्चन नंबर 34। तो फर्स्ट वाले में तो NO2 ग्रुप लगा हुआ है। रवि यार लेट पूछते हो, YC इज ग्रेटर देन B, मैं इसको बता के वापस जाऊंगा अभी। देखो NO2 का -I-R है, ऑक्सीजन का +I +R वो भी 2p से है, इसका -I+R 2p से है, -I थोड़ा इससे ज्यादा है, +R 2p से है, तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से तो B है। B के बाद नंबर आना चाहिए C का, फिर D का और फिर A का। फटाफट पूछना डाउट है तो। रौनक ने भी B बोला है, मोर और लेस सभी लिख रहे हो। मनीष आप C कह रहे थे, फाइन ठीक है, आप चेंज कर लिया आपने। तो फाइनली द करेक्ट आंसर इज B C D A। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो ये सोचना। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है कि आपके रेजोनेंस जितने रिफाइंड होंगे, जितने अच्छे होंगे और जितने स्मूथली वो जा रहे होंगे, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो थोड़ा एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, फिर आप करना। तो मैं ए वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ए में मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चन दिए, एक है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस पे रेजोनेंस तो खैर आपको दिख रहे होंगे कि ये वाले जो लोन पेयर हैं वो यहां आ जाते होंगे, और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ऑक्सीजन पे चले जाते होंगे। अच्छा, ए का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह का है, वो सॉल्ट फॉर्म में है।
तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि सॉल्ट फॉर्म में तो बॉन्ड वीकर होते होंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाता होगा और ये Na+ आयोनिक की तरह रहा होगा, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा रिच है। देखो इसमें ना इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो Na तो अलग है, ये न्यूट्रल होगा और दोनों में ही नेगेटिव होगा। अब आप सोचो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, तो सेकंड वाला दे सकता है, तो बेटर रेजोनेंस कौन सा होगा, सेकंड वाले का होगा। इसलिए इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है, इस वाले की है। अब बताओ ये बात समझ आ गई सबके। अब आप आंसर कैसे पोस्ट करोगे मैं समझाता हूं। अब आप लिखना बी का फर्स्ट है या सेकंड है, तो B1 या B2 आपका आंसर जो है वो लिखना, B1 या B2। तो फटाफट पोस्ट करो, B1 होगा या B2 होगा, ठीक है। तो ये तो इजी है बी वाला, तो खैर मुझे पता है आप फटाफट लिख दोगे, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा है 1 वाला क्योंकि आपको यहां पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा था और ये वाला ऑक्सीजन जो था वो न्यूट्रल था, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रही होगी। अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे। अब सी में भी एक नई चीज है। अब पहले तो तुम सोचोगे बताओ मुझे सी का क्या होगा, सी में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा भी देता हूं। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि आप सही पोस्ट करोगे सी का भी। हाँ मैंने कहा आपने करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट आयुष तुमने गलत लिखा है। आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग मत काउंट करना। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, सिमिलर एटम के बीच में रेजोनेंस है। मैं इसमें एक नई चीज बताता हूं आपको। तो आप बहुत सारे बच्चों ने 2 लिख दिया जबकि आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे ने 2 लिखा है इसलिए मैं एक चीज बताता हूं। जब ना रेजोनेंस एनर्जी की बात आती है तो मैंने कहा कि यार बेटर रेजोनेंस जो होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी हाई होगी। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अगर कोई मुझे पूछे कि देयर इज ए बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C-, इसका रेजोनेंस बेटर है या इसका, मैं रेजोनेंस बेटर है की बात कर रहा हूं, स्टेबल की बात नहीं कर रहा। अगर मैं स्टेबल की बात करता तो आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते, लेकिन मैंने किसकी बात करी, बेटर रेजोनेंस, ए और बी। देखो रेजोनेंस का मतलब ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डीलोकलाइज हो रहे हैं, कितना फास्ट मूव कर रहे हैं। तो यहां पे जब सी पे माइनस था वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, ये दोनों यहां पे आ गए, फिर वापस गए, तो ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम कर रहा होगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। वेयर एज इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना मुश्किल काम है। तो वो ऐसे स्मूथ रेजोनेंस नहीं जा रहा होगा बल्कि ऐसे जा रहा होगा, हमेशा ऑक्सीजन अपनी तरफ लेके जा रहा होगा। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चला कि ऐसा हो रहा होगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रीजन है, तो मैं उसका दूसरा रीजन आपको समझाता हूं। देखो मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बहुत अच्छा सा है, बेंजीन रिंग ले ली, ध्यान से सुनना, मैंने क्या ली, बेंजीन रिंग, और यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दे दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है, और यहां पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा होगा रेजोनेंस के थ्रू, अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां लाओगे, ये दोनों यहां आ जाएंगे, उसके बाद यहां आ रहा होगा, उसके बाद यहां आ रहा होगा, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे आप। इस CH2- के भी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। ध्यान से सुनना, देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी मैंने कमेंट बहुत देर से देखे नहीं क्योंकि मैं समझा रहा हूं, बाद में देखूंगा। ये नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे होंगे तो आप इसके 4 रेजोनेटिंग बना रहे हो, ऑक्सीजन के भी 4 बना रहे हो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि इसको ना मैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करता हूं, CH3- के साथ। CH3- का कोई रेजोनेंस नहीं है, तो 100% नेगेटिव चार्ज एक ही कार्बन में। यहां पे क्योंकि 4th पे गया तो पता है यहां कितना हो जाएगा, 25%। नेगेटिव चार्ज कितना है, 25%। एक और इंटरेस्टिंग बात सुनना, मान लो कि ऑक्सीजन पे ना नेगेटिव चार्ज है और यहां पे 100% है क्योंकि इसमें भी कोई रेजोनेंस नहीं है। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज 4 रेजोनेंस पे गया, तो क्या मैं यहां पे 25 लिखूं, आंसर है नो। और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है, अगर आप यहां निकालोगे, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा हूं कि नेगेटिव कितना है, तो ये आता है 75%। अब सोच के देखो, क्या सोचोगे समझना। जब मैं आपको ये कहता हूं कि एक सिंगल कार्बन पे नेगेटिव है, तो मैंने कहा वहां पे नेगेटिव चार्ज की यूनिट 100% है, लेकिन जब वो नेगेटिव चार्ज 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा रहा था तो सीधे 1/4 करके मैंने 25% कर दिया। अब जब मैंने ऑक्सीजन का नेगेटिव बोला 100 है और वो बेंजीन के रेजोनेंस में जा रहा है, उसकी भी 4 रेजोनेंस है, लेकिन मैंने यहां 75 रखा, 1/4 नहीं किया। उसका अकेला रीजन है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखता है, तो जिसकी वजह से चार्ज की डेंसिटी 75 होती है। अब इसका प्रूफ कहां से मिलता है मैं इसको समझाता हूं। देखो मान लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज था, और अब आप एक बेंजीन रिंग ले लो और यहां पे O पे माइनस चार्ज दे दो। देखो ये नेगेटिव चार्ज
O टू O सेम एटम के बीच का रेजोनेंस है, तो यहां पे ना 50% होता है, लेकिन यहां पे O टू C का है, ऑल्दो इसके 4 रेजोनेटिंग है, इसके 2 रेजोनेटिंग है, स्टिल यहां पे नेगेटिव चार्ज 75% का होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा एसिडिक भी होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग जब भी आप काउंट करो, सिमिलर साइज ऑफ एटम, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ये इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक चीज और समझ, मान लो मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये O नेगेटिव है और CH2 डबल बॉन्ड C CH2 नेगेटिव है, इसमें स्टेबल कौन, सॉरी स्टेबल नहीं, रेजोनेंस किसका फास्ट होगा, बेटर होगा, इसका होगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH है और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl है, यहां पे भी क्लोरीन है, यहां पे ऑक्सीजन और क्लोरीन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोन पेयर यहां भी जा रहे हैं, लोन पेयर यहां भी जा रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में बेटर रेजोनेटिंग या हाइयर रेजोनेटिंग एनर्जी किसकी होगी, ये बताओ। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इफ यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मानव ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मानव चौधरी, आप कह रहे हो कि मैं अब आंसर करता हूं, रुको, सही है। तो इसमें देखो आपने अपने आप ही आंसर सही लिख दिया है कि द आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 1। द रीजन बिहाइंड कि लोन पेयर ना 2p में और ये लोन पेयर 3p में। तो सेकंड कॉन्सेप्ट रेजोनेंस एनर्जी का ये भी आता है कि आपके ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग सही यानी सिमिलर ऑर्बिटल से हो रहा है कि नहीं। उसका रीजन क्या है पता है आपको, कि मान लो ये 2p ऑर्बिटल है और सामने वाले के पास भी 2p में इलेक्ट्रॉन है, तो सेम टाइप ऑफ एनर्जी की ओवरलैपिंग प्रोमिनेंट होगी। लेकिन अगर आपके कार्बन का 2p है और सामने वाला 3p ऑर्बिटल है, इतने बड़े के साथ ये ओवरलैपिंग ही प्रोमिनेंट नहीं होगी, तो सिमिलर ऑर्बिटल भी आपको देखना है इसके अलावा। फाइन, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। अब आओ डी वाले ऑप्शन पे। डी में ऑल्दो मैंने अभी एरोमेटिसिटी डिस्कस नहीं की, लेकिन मुझे पता है आपको ये बात मालूम होगी, इसमें ना ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन जरा इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो और जो मैं कहना चाह रहा हूं समझना। मान लो ये इस तरह का डबल बॉन्ड दिखा रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसा, देखो ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अगर इस रिंग को एरोमेटिक बनाएगा तो वो इसको नहीं बनाएगा, और अगर इस रिंग को एरोमेटिक बनाएगा उस समय इसको नहीं बनाएगा। तो जब इस टाइप के कॉमन बॉन्ड्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं दो अलग अलग रिंग को एरोमेटिसिटी देने के लिए, तो किसी एक टाइम में किसी एक रिंग को ही बना कर पाएंगे। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है, ये दोनों इंडिविजुअली एरोमेटिक है, इसलिए इसकी एरोमेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी। ई वाला ऑप्शन बिल्कुल सिंपल सा है, ये स्ट्रेट चेन है, ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक आर ऑलवेज मोर स्टेबल। ठीक है, फाइन। तो 36 क्लियर हो गया। चलो मूविंग एड टू वेरी फास्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब आप 45 का आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे सुनो, क्या क्वेश्चन है ये समझते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंडिकेट बॉन्ड हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। तो आपको ये बताना है, जो मैंने एरो दिखाया है वो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। तो एक आंसर देना है 1 और 2 में। ये फर्स्ट वाला पार्ट 1 है, सेकंड के सारे मॉलिक्यूल 2 है, तो एक आंसर तो इजी है, खैर फटाफट लिखना। कंपाउंड डी इज एरोमेटिक, तरुणा गुप्ता। सी में भी क्रॉस कॉन्जुकेशन पे अभी मत पहुंच जाओ, ठीक है। ए का आपको बताना ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब बॉन्ड लेंथ हो गई, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है छोटी है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सेकंड वाला होगा ए का। फटाफट सेकंड बी पे आ गया मैं। बी कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, एरो वाला देखो, ये या ये, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें नहीं नहीं, ये अभी गलत कह रहे हो अगर, अच्छा अभी भी आप शायद ए का ही कह रहे हो यार। बी का आंसर पूछ रहा हूं, तो बी के आगे आंसर लिखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा किसका लिख रहे हो आप। बी का 2 गलत है यार, बी का भी 1 होना चाहिए। आप ये देखो ना, ये लोन पेयर अगर यहां गए तो यहां तो एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, यहां नहीं आ रहा है, तो डबल बॉन्ड से तो स्ट्रांग हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। सी का देखो जरा, अब आप सी का भी बता दोगे, क्योंकि ये वाले लोन पेयर ना रेजोनेंस में गए तो यहां पे भी एक डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, यहां पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए ये आंसर हो गया। अब देखो डी का दिस एंड दिस, अरे यार चलो ये वाला पार्ट शायद थोड़ा सा यहां कुछ छूट गया है मेरे से, तो इसको छोड़ दे रहा हूं मैं अभी। ये वाले पार्ट को, ऊपर वाले को देखते हैं। देखो ये बीच वाला बॉन्ड ना इधर से भी रेजोनेंस में आ रहा है, इधर से भी रेजोनेंस में आ रहा है, लेकिन ये वाला सिर्फ इधर से रेजोनेंस में आ रहा है, तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। और इसमें ना ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, दोनों का हाइपर कॉन्जुकेशन में, इसमें एक का हाइपर कॉन्जुकेशन है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो इसलिए ये वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सबका क्लियर है। एफ का 2, डी का 1, ठीक है, आप सही आंसर दे रहे हो। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड।
ये वाला बॉन्ड सबसे बड़ा किसमें है, आपको ये सोच के बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखें कितना सही बताते हो। क्वेश्चन नंबर 47 लिख देना आगे आंसर देने से पहले। 47 का आंसर क्या होगा? सौरभ एफ, आप एक बार और शायद इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि मैंने अभी हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस नहीं किया। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा ना तो डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, 47 का आंसर देना शुरू कर दिया तुमने। अच्छा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था तो इजी हो गया यार ये वाला। ठीक है, आप सभी आंसर सही दोगे। करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। मुझे ये वाला थोड़ा अलग सा लगा था। ठीक है, इजी है। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो, मैंने अभी एक जब रेजोनेंस समझाया था आपको तो एक एग्जांपल से समझाया था कि बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे हम। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था और CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। मुझे एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ पता नहीं तो मैंने इसको 15 और इसको 10 रखा था। तो मैं जनरल कह रहा था कि अगर डबल बॉन्ड है तो 10 पिकोमीटर है, सिंगल बॉन्ड है तो 15 पिकोमीटर है। तो 15 वाला थोड़ा बड़ा है, 10 वाला थोड़ा छोटा है तो स्ट्रांग रहा होगा। रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ बदल जाते हैं। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ऐसा है जहां रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम? तो देखो, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो अगर मैं इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालूं तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है 15 आना चाहिए, ये जो डबल बॉन्ड है वो 10 आना चाहिए। करेक्ट? अब आपने जब इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला तो ना एक इसमें भी बड़ी सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली कि जो 10 वाला था वो थोड़ा बढ़ गया 11 और जो 15 वाला था वो थोड़ा कम हो गया 14। रेजोनेंस में सब बराबर हो जाते थे लेकिन इसमें थोड़ा फर्क पड़ा। इससे ये पता चलता है कि जो एक्चुअल में जो डबल बॉन्ड है वो 10 की जगह अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो इसमें ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हुआ होगा, तभी ये बॉन्ड लेंथ बढ़ी है। और सिंगल बॉन्ड 15 पिकोमीटर से थोड़ा छोटा हो गया 14। इसका मतलब सिंगल वाले में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए होंगे, तब जाके हाइपर कॉन्जुगेशन डिफाइंड हुए। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है समझना। मान लो कि एक डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन की बात करते हैं। जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं। इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना यहां आ जाते हैं जंप करके और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में चले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहां एक डबल बॉन्ड बन गया, यहां एक नेगेटिव चार्ज और ये H+ यहां। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो मैंने बना के दिखाया है समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी समझाता हूं। अगर मैं ऐसा रेजोनेंस सॉरी इस टाइप का डीलोकलाइजेशन समझाने लगा तो फिर तो आप एक स्टेटमेंट बहुत इजीली दे सकते हो कि सर डबल बॉन्ड के अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है H+ यानी एसिडिक है क्या? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी तेजी से ये बॉन्ड यहां मूव किए उतनी तेजी से वापस भी आते हैं। तो दैट मीन्स यहां पे ये बॉन्ड कभी भी नहीं टूटते बल्कि जाते हैं वापस आ जाते हैं। तो अगर मुझे तीनों हाइड्रोजन का एक्चुअल हाइपर कॉन्जुगेशन समझाना है तो देखो मैं कैसे समझाऊंगा। ये C डबल बॉन्ड CH2, मैं इस स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। ये तीनों बॉन्ड एक साथ इसके हाइपर कॉन्जुगेशन में है और ऐसे हैं और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पे ज्यादा है, पाई वाला क्लाउड यहां ज्यादा है, बस ये मूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए रेजोनेंस की तरह हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ नहीं करते हैं बल्कि काउंट करते हैं। तो कैसे काउंट करोगे और किस किस पे करोगे? 3 जगह पे करना। 1, डबल बॉन्ड पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखे जाते हैं। 2, कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखे जाते हैं। 3, कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन देखे जाते हैं। कैसे काउंट करोगे? इन तीनों में, इसके अलावा कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होते। पहली चीज ये है कि मान लो कोई डबल बॉन्ड है, उसके अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन है वो उसके हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर 3 हाइड्रोजन हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3। हाइयर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइयर इज द स्टेबिलिटी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करो और फटाफट से बताओ मुझे कितने हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि यस अब आपके समझ में आ गया। चलो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन दिस मॉलिक्यूल। Fast. Count all the alpha carbon, count all the alpha hydrogen also. तन्मय, सरीन, सिद्धार्थ, प्रियांश, किसी किसी बच्चे ने गलत भी लिख दिया है। 4 लिख रहे हो तो गलत है। देखो ये ना डबल बॉन्ड है तो ये पहले तो मैं अल्फा दिखा देता हूं। अल्फा 1 जिसमें मैंने अल्फा लिखा है उससे आप कंफ्यूज होगे कि ये अल्फा है ना। अल्फा 3, अल्फा 4। अल्फा 1 में ना 2 कार्बन सॉरी 2 हाइड्रोजन है। यहां अल्फा 2 में भी 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है। तो कितने हो गए? 8। सही है? तो 8 इज द करेक्ट आंसर। कितने हो जाएंगे? 8। फाइन।
सही है, अब डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आंसर मैं समझ लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअल आंसर है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, फास्ट करना, ठीक है। सी देयर आर टू थिंग, वन इज इंडक्टिंग इफेक्ट, सेकंड इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कभी इन दोनों में आपको कंपैरिजन करने का मौका मिले, हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेट करना। बेंजीन के केस में मैं इस वाले केस को बताता हूं, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 आएंगे, यहां पे 2 आएंगे, यहां पे क्यूमिन में 1 आएंगे, यहां पे 0 आएंगे। इसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच मिथाइल है। तो कई बार आप इंडक्टिंग इफेक्ट की बात करोगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में मत करना। जैसे देखो ये बेंजीन रिंग थी और इस बेंजीन रिंग में मैं कार्बन की स्ट्रेंथ या कार्बन की चेन को इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां पे CH3 CH3 CH3, ऑल्दो तो प्लस आई इफेक्ट तो ब्यूटाइल का बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 आ रहे हैं, इसीलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इसके रेस्पेक्ट में। फाइन फाइन। अब आते हैं हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि क्या होते हैं ये। तो पहले तो मैं तुम्हें एक लॉजिक समझाता हूं। लॉजिक में मैं हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं, इसलिए बहुत आराम से सुनना। लेट्स से देयर आर 2 मॉलिक्यूल, कमेंट मत लिखना, कुछ भी कमेंट मत लिखना, 5 मिनट मेरी बात सुनना। लेट्स से देयर आर 2 मॉलिक्यूल A एंड B, जरा ध्यान से देखना। A और B में आपको एक सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि A में भी 4 कार्बन है, B में भी 4 कार्बन है, A में भी 2 डबल बॉन्ड है, B में भी 2 डबल बॉन्ड है। सिमिलैरिटी समझ आ गई। डिससिमिलैरिटी क्या है? B जो है वो A का साइक्लिक होमोलॉग है, नॉन साइक्लिक होमोलॉग। यानी एक कंपाउंड मैंने A लिया है जो साइक्लिक है, एक कंपाउंड मैंने B लिया है जो स्ट्रेट चेन है, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम रखें। अच्छा, मान लेते हैं कि अब ना मैं A और B को कंपेयर करता हूं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, द टर्म्स एरोमेटिक, द टर्म एंटी एरोमेटिक एंड द टर्म नॉन एरोमेटिक, दीज आर वैलिड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, सिर्फ साइक्लिक के लिए वैलिड है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अब आप सोचो, अगर इफ, ध्यान से देखना, इफ A इज मोर स्टेबल देन B, अगर A साइक्लिक वाला अपने नॉन साइक्लिक होमोलॉग से ज्यादा स्टेबल होगा तो A को मैं बोलूंगा एरोमेटिक। और अगर A इज लेस स्टेबल देन B, अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड अपने नॉन साइक्लिक होमोलॉग से कम स्टेबल होगा तो वैसे साइक्लिक कंपाउंड को मैं बोलूंगा एंटी एरोमेटिक। अगर A और B आइडेंटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, दैट मीन्स साइक्लिक कंपाउंड अपने नॉन साइक्लिक होमोलॉग के इक्वली स्टेबल है, देन सच A is known as non-aromatic compound. तो aromatic, non-aromatic and anti-aromatic are defined for cyclic compound and the stability is with respect to its non-cyclic homologue. ये लाइन पहले बताओ क्लियर है? रामू, हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ के बारे में आपने पूछा है। हाइपर कॉन्जुगेशन जितने ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड की लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। सर जेई एडवांस वंस इट इज आज देयर हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी इज ड्यू टू सिग्मा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने एक्चुअली जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा था वो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन ही थी कि सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन है। क्लियर है? ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार हम ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये तो थर्मोडायनेमिक्स होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी का मतलब एंथैल्पी होता है और एंथैल्पी अगर मुझे निकालना है तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स यूज करनी होगी। तो इसके लिए ना कुछ रूल्स डिफाइन किए और वो रूल एक तरह के ऐसे हैं कि पहले उन्होंने स्टेबिलिटी निकाल दी और फिर कोई रूल सोचा जो इसमें फिट हो जाए, मतलब रिवर्स नहीं है। तो ये रूल इस टाइप का जनरेटेड रूल है। अब वो रूल क्या है सुनना, मैं कुछ कंडीशंस बोर्ड में लिख रहा हूं। पहला कंडीशन है कि जिस कंपाउंड में आप ये पहचानना चाहते हो कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, वो उसमें ना साइक्लिक डीलोकलाइजेशन कंपलसरी है, कंडीशन ए। कंडीशन बी क्या है? क्लोज लूप होनी चाहिए और हक्कल रूल 4n प्लस पाई वाले को फॉलो करना चाहिए। सी है 4n वाला। अब ध्यान से सुनो, तो ये कंडीशन 3 समझ आ गई। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन का मतलब पहले समझ जाता है। देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, देयर आर 4 कार्बन, 1 2 3 4। किसी भी पाई क्लाउड को आप मार्क कर दो, ये वाला, ये ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला अभी 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, 1 और 2 के बीच में। अगर 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन 2 और 3 में आ गए, आ सकते हैं, कहने का मतलब है 3 और 4 में भी आ सकते हैं,
4 और 1 पे भी आ सकते हैं और वापस 1 और 2 पे चले गए, मतलब ये यहां पे भी आ गए, ये यहां से यहां पे भी आ गए, ये यहां से यहां पे भी आ गए, यहां से यहां पे, पूरे रिंग पे मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। अगर कोई एक पाई बॉन्ड मूव करेगा तो सारे पाई बॉन्ड मूव करेंगे, तो सबको मत देखना, किसी एक को देखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मान लो पाई बॉन्ड के अलावा अगर इसमें कोई चार्ज है पॉजिटिव, तो आप उस चार्ज को देखना। अगर ये चार्ज 4 एटम्स में चला जाता है तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। देखो इसमें कितनी बार जाएगा, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस ड्रॉ करता हूं तो वो यहां आया, तो कितने एटम्स में गया, 1 और 2, तो 2 एटम्स में गया, तो इसमें साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है। अगर ये 4 पे जाता तो हो जाता। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो 3 मेंबर रिंग में प्लस चार्ज है, अब देखो ये प्लस चार्ज 3 एटम्स में जाना चाहिए, तो 3 में जा रहा है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट रूल। सेकंड रूल का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास पाई बॉन्ड है, अब आप ये देखो कितने पाई बॉन्ड है, 4, तो अब आप क्या करोगे, 4n + 2 = 4 रख लोगे। n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 आ गई तो वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो बी की कंडीशन को फॉलो कर गया। और सी में भी ऐसा ही एक रूल है, 4n = पाई। कोई भी मॉलिक्यूल अगर ए और बी को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक है, ए और सी को फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक है, अगर वो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो सारे नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान से देखना जरा, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन दोनों में है। किसी मॉलिक्यूल में अगर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है उसको नॉन एरोमेटिक बोल दो। पहले ये समझ आ गया। प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल यार, ये तो बेसिक सी चीज है, बिना प्लेनर के रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं है। पहले बताओ फर्स्ट, ये कंडीशंस क्लियर हैं? हाँ बोलो। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल देता हूं, जरा देखते हैं कितना क्लियर है। मुझे बताना कि ये मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आंसर देना 1। अगर यस लिख रहे हो तो आ रहे हैं, नो लिख रहे हो तो नहीं आ रहे हैं। 1 यस मतलब एरोमेटिक है, 1 नो मतलब नॉन एरो, अच्छा वो एंटी एरोमेटिक भी तो हो सकता है। चलो मैं लिख देता हूं यहां, आंसर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये ए है, बी है और ये सी है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ए बी सी में। सही है, सभी सही कह रहे हैं, सबने कहा एंटी एरोमेटिक है, सबको याद भी है। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर को भाई। सेकंड क्वेश्चन, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये फर्स्ट वाला आप सब सही कह रहे हो, ये एंटी एरोमेटिक है। सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर दो, थोड़ा फास्ट देना सेकंड का आंसर। अब सेकंड में गलती कर रहे हैं बच्चे, कुछ लिख रहे हैं एंटी एरोमेटिक। मैंने कहा था देखो, जो 4n, ये जो फॉर्मूला था ना, इसमें ही कंफ्यूजन होता है कई बार। 4n + 2 = आप पाई इलेक्ट्रॉन लिखते हो ना, उसका क्या मतलब है समझना। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पाई है, 2, 2, 4, और ये भी तो कर रहा है, बिना इसके तो रेजोनेंस नहीं है, तो 5 हो गया ना। तो 4n + 2 = 5 लिखोगे आप, 4n + 2 = 5, तो ये तो आ नहीं रहा है, 4n = 5, सी वाला भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये ए वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बी को नहीं कर रहा, सी को भी नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक हुआ। समझ आया? क्लियर है? चलो ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? मनन चौधरी यस। चलो ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये इसको एरोमेटिक बोला, इसका मतलब आपको एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा ना मैं इस टाइप के रिंग्स में भी बताता हूं, इसमें थोड़ा बहुत डाउट आता है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कप शेप वाले, वो मुझे लगता है सबको आते होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर जिसको पायरेन भी आप कहते हो और मल्टीपल रिंग्स भी कहते हो, उसमें आप एरोमेटिसिटी कैसे ढूंढते हो मैं बताता हूं। देखो इसमें ना आपको ना इंटरनल बॉन्ड को नहीं देखना होता, रूल क्या कहता है, पेरिफेरल कार्बन को देखना है। कैसे? इसमें गलती भी होती है, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पेरिफेरल हो गया,
देखो ये इसके डबल बॉन्ड को आपको काउंट करना है, उसके साइक्लिक डिलोकलाइजेशन को देखना है बस। और एक चीज, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी कि आप चाहो तो ये दो इलेक्ट्रॉन को यहां ले आओ और ये दो इलेक्ट्रॉन को यहां ले आओ, तो ये आपका अंदर चला गया। तो ये चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इस तरह से चेंज करोगे कि पेरिफेरल के इलेक्ट्रॉन का काउंट एरोमेटिसिटी को अगर मैच कर गया तो वो एरोमेटिक है, नहीं किया तो वो नॉन एरोमेटिक है। एग्जांपल देते हैं, जैसे इस बॉन्ड का पेरिफेरल मैंने इस तरह से चेंज किया, मैंने डार्क कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली रिंग को थोड़ा सा बदल दिया और इस बॉन्ड को मैं इस तरफ ले आया। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, बॉन्ड्स को कैसे काउंट करूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन को, ये देखना पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर रहा हूं। तो ये 1, ये 2, ये वाला काउंट करूंगा मैं 3, ये वाला काउंट करूंगा मैं 4, ये वाला काउंट करूंगा मैं 5, ये वाला काउंट करूंगा मैं 6, ये वाला काउंट करूंगा मैं 7, इसको नहीं करूंगा। 7 का मतलब क्या हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आप ये देखो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन तो इसमें है 4n प्लस 2 इक्वल टू 14, तो 4n की वैल्यू आ रही है 12, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इसका मतलब क्योंकि साइक्लिक डिलोकलाइजेशन भी है और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक। आपने अभी नॉन एरोमेटिक लिखा है। अब मुझे बताओ क्या ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आपको ना पेरिफेरल के बॉन्ड्स को काउंट करने हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उन इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर सकते हो किसी भी रोटेशन से। अगर वो हक्कल रूल को फॉलो कर जाए तो वो एरोमेटिक है। बस आपको इतना सा देखना और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब तो कुछ और मॉलिक्यूल भी करके देखते हैं। चलो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, फर्स्ट तो इजी है खैर, ये सारे पेरिफेरल ही है मेरे हिसाब से। काउंटिंग में आप इसको भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे, इसको भी ले लोगे और इसको भी ले लोगे। 3, 2, 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4n प्लस 2 इक्वल्स टू 10 हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये तो फॉलो कर रहा है। एंथ्रेसिन को देखो जरा, पेरिफेरल को ऐसे एडजस्ट करना है कि उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए। नहीं वंशराज, पेरिफेरल को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका हक्कल रूल किसी भी एडजस्टमेंट से फॉलो तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो एरोमेटिक होगा, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन एरोमेटिक। मैक्सिमम कुछ नहीं देखना आपको। तो फर्स्ट एरोमेटिक है, सेकंड वाला भी आप चेक करो, सेकंड भी एरोमेटिक है, सही लिख रहे हो आप। थर्ड को चेक करो फास्ट। ठीक, फाइन, बिना देखे मत बोलना। और हाँ, एक किसी ने लिखा ऑल पेरिफेरल में डिलोकलाइजेशन है। हाँ वो बिल्कुल देखना है आपको, वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, उसको बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। आप पेरिफेरल में ऑल्टरनेट बॉन्ड तो अपने आप ही देख के बता दोगे यार। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे पेरिफेरल्स हैं। अब आप ये देखो ना, ये जो मैं रेड कलर लगा रहा हूं वो सारे आपके पेरिफेरल कार्बन्स हो गए। अब इसमें होने वाले सारे बॉन्ड्स आपको देखने हैं और बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना है। क्लियर है? चलो, तो ये एरोमेटिक है। अगर आप काउंट करो, मैंने अभी जो मॉलिक्यूल दिए वो सारे एरोमेटिक थे। सही है, 4 नहीं है जो कह रहा है, दोबारा से देखो आ जाएंगे 4 भी। सही है, 4 एरोमेटिक नहीं है। क्यों कह रहे हो? वंशराज कह रहा नहीं है, एक बार चेक कर लूं क्या है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 22। तो 4n प्लस 2 इक्वल टू 22। तो 4n आ रहा है 20, n आ रहा है 5। है तो सही। मेघना हाउ में लिखा दो, तुम लोग क्यों कह रहे हो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पाई क्लाउड जो 11 आ रहे हैं ना, और सारे पेरिफेरल है, कोई इंटरनल तो है नहीं। और 11 इंटू 2 22, तो अकल रूल को तो फॉलो कर ही रहा है। तनवीर कह रहा है 3 एंटी एरोमेटिक है। कैसे तनवीर 3 एंटी एरोमेटिक है? इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर ले किसी एक को, इसको यहां ले आ, इसको यहां ले आ, इसको यहां ले आ, तो ये वाला स्ट्रक्चर को ऐसे बना ले। मतलब तू खुद भी बना के देख सकता है। मैंने कहा था सारी पॉसिबिलिटी के हिसाब से जहां पे एरोमेटिसिटी आ रही है वो चेक कर लेना बस। तो मैं अगर ड्रॉ करके तुझे दिखाऊं तो देख ऐसा आ रहा है, और इसको यही रहने देता हूं, इसको यही रहने देता हूं, ये यहां, ये यहां। हो सकता है मैं अगर इसको यहां पे भी लाऊं तो काम बनता अपना। ठीक है ना? तो ये 12 आ रहा है शायद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 आ रहा है। सही है। और अगर मैं
इसको यहां ले आता हूं और इसको यहां ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं, तो कितने आ रहे हैं जरा देखना इसी स्ट्रक्चर को। ये आ जाएगा हमारा यहां यहां यहां। अब चेक करो, सही है। 3 4 5 6 7 14 आ गया। तो अब ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। हाँ रवि आप सही कह रहे हो, 6 एक्सप्लेन कर दीजिए, एरोमेटिक है। 3 4 5 5 ही तो है, ठीक है। अब आ गया सबके समझ में। थोड़ा आपको ना बॉन्ड रोटेट करके चेक करना है कि किसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, और कुछ भी नहीं है। फाइन। यार संजीव, प्लेनरिटी वाला अगर क्वेश्चन वो पूछेंगे तो वो जनरली नहीं पूछते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्लेनरिटी की प्रॉब्लम आती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में ही है और आपने देखा होगा बहुत बार यही टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे भी है। ये एक मॉलिक्यूल है ना। अब आप इसमें अगर ये देखो कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ना 4n + 2 = 10, तो n = 2 हक्कल को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन भी है, तो कायदे से एरोमेटिक होना चाहिए। ये एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसका शेप ना कप के शेप का होता है और ये अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। लेकिन इस टाइप के एग्जांपल ऐसे कभी भी नहीं पूछते वो, क्योंकि फिर तो ये आपको याद होना चाहिए ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए उसके बारे में मत सोचना, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस। यार ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें थोड़े क्वेश्चंस कम कराऊंगा, थ्योरी थोड़ी ज्यादा कराऊंगा, और जिस जिस स्लाइड से या जिस सीक्वेंस में मैं थ्योरी कराऊंगा तुम सिर्फ उतना ही करके जाना और कुछ मत करना। बहुत आराम से सारे क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक एसिड और बेस के एडवांस में आएंगे तो कर लोगे। मैंने सारी पॉसिबिलिटी इसमें ले ली है, बट मैंने थोड़े क्वेश्चंस कम लिए क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाएगा कराने का। बट मैं हर एक केस को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर हाइड्रोजन का रिपल्शन इतना स्ट्रांग होता है? यस वंशराज, होता है। मुझे भी नहीं पता यार होता है कि नहीं होता है, बट मैंने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से वो कप शेप बनता है, और हर जगह यही लिखा हुआ है। अब एक्चुअल में हाइड्रोजन की साइज की वजह से क्या होता है ये तो नहीं मालूम है। दीपेश प्रताप आपने सॉरी कुछ लिखा ऊपर चला गया, एक सेकंड ना दीपेश, मैं तुम्हारा कमेंट ला रहा हूं। नहीं अब आया। सर अगर ऐसे कंपाउंड में एक कॉन्फ़िगरेशन एंटी है और एक कॉन्फ़िगरेशन नॉन एरोमेटिक है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा? यस। सॉरी ये अच्छा क्वेश्चन था। जनरली अगर ऐसा आ रहा है कि कोई एक कॉन्फ़िगरेशन एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है तो मैं उसको एरोमेटिक में ही कंसिडर करूंगा। पीपीटी दे दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो, बट स्टिल एसिड और बेस को ठीक से समझ लेना। सारे जितनी पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो सारे लिए हुए हैं, बस तुम अभी समझ लेना। नोट शायद नहीं कर पाओ, जल्दी जल्दी कराऊंगा तो मैं पीपीटी आज ही दे दूंगा तुम्हें, सो दैट तुम इससे पढ़ भी लो, ठीक है। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस, तो पहले बेस को छोड़ो एसिड को देखते हैं फिर बेस पे आएंगे। तो मेरे लिए एसिड वो है जो H+ दे। तो अभी मैंने कुछ चीजें यहां लिखी उसे समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक्सेप्शनल केसेस उमेश बस वही एरोमेटिसिटी का पूछ रहे तो वही होता है, और क्वेश्चंस तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बट अगर आप एरोमेटिसिटी निकालना जानते हो सारे कर लोगे। जैसे तुमने पूछा है करके मैं एक बता रहा हूं। मेरे हिसाब से 2017 में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो आपने हर जगह देखे होंगे कि उन्होंने AgNO3 लिखा था और एक जगह 5 मेंबर दी थी शायद, उसमें ये कंपाउंड था और AgNO3 था। बस मैं आपको टाइप के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे 2-3 रिएक्शन दिए थे और बोला था कि A B C D ऐसे 2-3 रिएक्शन थे, A B C और D। इनमें ना व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में आएगा? तो देखो AgNO3 अगर Cl को निकालता है तो आपका जो रिंग बनता है वो 3 मेंबर रिंग में प्लस चार्ज आती है, तो ये ना एरोमेटिक हो गया, तो AgCl बन गया, तो व्हाइट पीपीटी बन गई। लेकिन अगर मैं सेकंड फिफ्थ 5 मेंबर रिंग से Cl को निकालूंगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा और ये एंटी एरोमेटिक होगा, तो AgCl बन नहीं सकता, तो ये नहीं बनेगा, तो ये बनेगा। तो इनडायरेक्ट वे है एरोमेटिसिटी पूछने का। एक टाइप के क्वेश्चन वो बॉन्ड के रोटेशन के ऊपर भी पूछते हैं, तो वो इजीली आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आते हैं वापस से एसिड में। मेरे लिए एसिड वो है जो H+ दे, जैसे Ha है तो ये आपको ना H+ और A- दे रहा है, क्योंकि ये H+ दे रहा है इसलिए ये एसिड है। तो A- कॉन्जुगेट बेस है। ऑर्गेनिक एसिड की स्ट्रेंथ इसके ऊपर डिपेंड करती है, बस ये याद रखना। किसके ऊपर? कॉन्जुगेट
बेस के ऊपर। तो कभी भी एग्जाम में कोई भी एसिड दे, आप कॉन्जुगेट बेस बनाना और उसको रिलेट करने की कोशिश करना। कैसे करोगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट बेस में आपको एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ए पे नेगेटिव बनाया है मैंने, तो क्या होगा कि देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, उसका मीनिंग हुआ कि एसिड आपका हो गया वीक। तो सिर्फ एक चीज को रिलेट करना है, कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को। अगर कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है यानी रिच है, तो उसका एसिड वीकर होगा। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो एसिड क्या होगा? वीक। अब बस इसको चेक करने के लिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ एचएक्स बॉन्ड जो मैंने ए लिखा है वो शायद क्वेश्चंस में बहुत कम देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स क्वेश्चन में कम देखने को मिलेगा। फैक्टर स्टेबलाइजिंग एक्स टू कंपेयर विथ एच एक्स, ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि यही कॉन्जुगेट बेस है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जनरली वो पूछते नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, सॉल्वेंट ही बदल देंगे तो स्ट्रेंथ बदल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? कॉन्जुगेट बेस। तो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। देखो, मान लो कि मेरे पास 3 टाइप ऑफ अल्कोहल है, ए, बी और सी, और इनमें ये वाला हाइड्रोजन, पहले तो हाइड्रोजन आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मैंने अभी टिक लगा दिया। तो आप ये बताओ ए, बी और सी, इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए तुमसे पूछ लिया, फिर आगे बढ़ते जाऊंगा। इसको एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नोट डाउन करते जाना फटाफट। और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, पूरे लास्ट तक जाएंगे, फास्ट करना। आदर्श सही, बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि सही बताओगे। सही है, सबके कमेंट आ गए, किसी एक भी बच्चे ने गलत नहीं लिखा है, तो बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हो कि ए इज मोस्ट एसिडिक, तो सही सोच रहे हो आप, क्योंकि अगर मैं इस एच को निकालता हूं तो यहां पे नेगेटिव आएगा, इसका प्लस आई कम है, इसका प्लस आई ज्यादा है, और इसका प्लस आई सबसे ज्यादा है। ठीक है, फाइन। चलो मूविंग एड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं ये समझना। देखो, मैं ना फिनॉल की बात कर रहा हूं, फिनॉल, और उसमें सब्सटीट्यूएंट की। तो अब सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन की भी बात होगी, तो बहुत टाइप की चीजें हो सकती हैं, तो उसको समझते हैं। देखो समझना, अगर मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं तो अल्कोहल और फिनॉल में तो ये आपको पता है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो उसको तो भूल जाते हैं, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल भी है। अब फिनॉल पे अंदर पे जाते हैं, तो देखो बेसिक सी चीज छोड़ रहा हूं कि फिनॉल में रेजोनेंस है, वो सबको आता होगा। ये हो गया हमारा फिनॉल। अब देखो इस फिनॉल में ना यहां पे भी ग्रुप लग सकते हैं, तो दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पे लगा ऑर्थो, मेटा और पैरा, 3 टाइप के ग्रुप लग, 3 जगहों पे, सॉरी 3 पोजीशंस पे ग्रुप लग सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अच्छा, अब 3 कैटेगरीज में भी ये ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट कि यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते होंगे, थर्ड कोई भी ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप। तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन रहा है ये देख लो आप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है सबसे ज्यादा, कुछ नहीं लगा उससे कम, रिलीजिंग है तो सबसे कम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में मैंने लिए हैं -I और -R वाले, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में मैंने लिए हैं +I और +R वाले। थोड़ा सा और इसको ब्रेक करते हैं, कैसे समझना, थोड़ा और कैसे ब्रेक कर रहे हैं। मैंने ऐसे लिख रहा हूं कि अगर फिनॉल में आप कोई ग्रुप लगाते हो, यहां पे मैं अभी पैरा की बात कर रहा हूं, बाद में ऑर्थो, पैरा, मेटा के बीच के डिफरेंशिएशन को पढ़ लेंगे। ग्रुप लगाया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? -I -R सबसे ज्यादा एसिडिक होते होंगे, फिर -I वाले सबसे ज्यादा एसिडिक होते होंगे जिसका सिर्फ -I इफेक्ट है। इससे थोड़े से कम कोई भी ग्रुप जिसमें नहीं लगा है वो होते होंगे, उससे थोड़े से कम +I वाले होते होंगे, और अगर +R की बात करें सबसे वीकर होते होंगे। तो ये ऑर्डर होता होगा आपके फिनॉल में ग्रुप्स का। तो इसलिए मैंने इनको ना ब्रॉड वे में लिखा ताकि आप याद रख पाओ ये 3 चीजें, और यही 3 चीजें मैं सब में एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हैं सबसे ज्यादा हैं, फिर फिनॉल, और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इसके डिटेल में आते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने अभी जो लिए हैं वो लिया है -I और -R। एग्जाम्पल हो गया NO2, एल्डिहाइड, कीटोन और CN, और भी हो सकते हैं लेकिन आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। याद क्या रखना है ये समझना, याद रखना है पैरा क्लोरो मेटाफिनॉल।
पैरा ऑर्थो मेटा फिनॉल। क्या है? पैरा ऑर्थो मेटा फिनॉल, POMP। किसके लिए? -I-R। यार लॉजिक और रीजन की बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है आप सब इतने समझदार होगे, लॉजिक रीजन समझ गए होगे, है ना। ऑर्थो सॉरी पैरा और ऑर्थो वाले ज्यादा एसिडिक इसलिए हैं क्योंकि -R है तो रेजोनेंस 5 हो जाएंगे, मेटा पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा 4, फिनॉल उससे कम क्योंकि मेटा में एटलीस्ट -I वाला काम तो कर ही रहा है। और पैरा और ऑर्थो में एक चीज याद रखनी है कि पैरा वाला ज्यादा है क्योंकि ऑर्थो में थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा। अब मुझे बताओ क्लियर है ये चीज? ये लाइन समझ? मैं आ रहा हूं, तुम खुद भी कर सकते हो इस बात को, फिनॉल, कैटिकॉल, रेसरसिनॉल, किनॉल, जैसे ही मैं प्लस आर में आऊंगा इसका आंसर खुद निकाल लोगे, लेकिन सीक्वेंस से चलते हैं, जो सीक्वेंस मैंने ड्रॉ किया है। पहले मुझे बस इतना बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर है? अगर Cl अगर किसी में अटैच है बेंजीन, डज इट शो मिजोमेरिक इफेक्ट? यस। अगर बेंजीन आप लगाओ क्यों नहीं करेगा? ऑर्थो ज्यादा एसिडिक होता है, या पूछ रहे हो या बता रहे हो मुझे? मैंने पैरा लिखा है तो आप पैरा ही लो यार, मैंने तो पीके वैल्यू देख के लिखा है। सी ऑर्थो और पैरा में किसी ने लिखा कि ऑर्थो ज्यादा होता है, अगर आपने पीके देखा है तो बात अलग है। देखो पहले मैंने पीके देखा कि पैरा ज्यादा है, तब मैंने जस्टिफाई किया हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको देख के आप नहीं बता सकते, लॉजिक यहां पे काम नहीं करेंगे ऑर्थो और पैरा वाले में, ठीक है। और ये पीके वैल्यू के ऊपर बेस्ड डेटा है, तो इसलिए पैरा वाला ऑर्थो से ज्यादा है क्योंकि ऑर्थो में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व किए जाते हैं। फाइन, क्लियर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को जरा और ध्यान से सुनते हैं। अब मैंने लिया है ऐसा ग्रुप जिसका सिर्फ -I इफेक्ट है, सिर्फ -I। देखो पहले मैंने क्या लिया था? पहले मैंने लिया था -I और -R। अब मैं क्या ले रहा हूं? सिर्फ -I। दोबारा से बोल रहा हूं, जब मैंने -I -R लिया था तो ऑर्डर क्या था? ऑर्डर था पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और फिर फिनॉल, और इसमें बहुत सारे ग्रुप आ गए थे। अब मैं क्या ले रहा हूं? सिर्फ -I। अगर -I लूंगा तो ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर फिनॉल। और इसका रीजन क्या है? डिस्टेंस। जितना दूर होता जाएगा -I इफेक्ट उतने कम होते चले जाएंगे, ठीक है। मेटा में -R इज नॉट ऑपरेटिंग, या तनवीर बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं बहुत बेसिक चीज मैंने नहीं बताई, वो ऑब्वियसली होगा। हाउ -R डिक्रीज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तरुणा गुप्ता, -R इज नॉट डिक्रीज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार अगर आप किसी को एसिड बोल रहे हो तो आप H+ निकल रहा है इसीलिए बोल रहे हो ना। देखो क्या है कि अगर मान लो यहां पे फिनॉल है तो यही हाइड्रोजन है जो निकल रहा है। अगर आपने ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, जो हाइड्रोजन निकलना है अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये तो जल्दी नहीं निकल पाएगा, बस ये रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो दोबारा से कह रहा हूं, दो चीजें अभी बताइए, याद रखना, नोट कर लेना यार, 2 लाइन में नोट भी कर लोगे आप मेरे साथ साथ नोट कर लो, दोबारा आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर -I -R है तो क्या ऑर्डर आएंगे? पैरा, ऑर्थो, मेटा और फिनॉल। ये कंफ्यूज ना हो जाए, फिनॉल ये वाला, ऑर्थो, मेटा, फिनॉल, है ना। तो देखो मेरे हिसाब से तो यार ये डेटा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉजिक के पीछे जाओगे तो आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, सोचोगे फिर भी गलत करोगे, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड भूल गए, कभी कुछ भूल गए। तो -I -R समझ जाओगे, ग्रुप पहचानना आसान होता है। और सिर्फ -I है तो ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिनॉल, फाइन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें -I डोमिनेट कर रहा है R पे, हेलोजेंस, जहां पे -R डोमिनेट कर रहा है +R पे। तो उसका ऑर्डर क्या है? ऑर्थो, मेटा, पैरा और फिनॉल। ऑर्थो, मेटा, इसमें ना एक चीज और लिख रहा हूं, देखो ये A है, जल्दी याद हो जाएगा, ये B है, -I +R, यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉट फ्रॉम 2p, ये वाला लाइन याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसका ऑर्डर भी -I की तरह होता है, डिस्टेंस वाला, बहुत बार जेईई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए हो गया, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं फोर्थ वाले में, तो ग्रुप अगर अल्काइल है +I और हाइपर कॉन्जुकेशन, फोर्थ ग्रुप अगर अल्काइल है +I या हाइपर कॉन्जुकेशन, तब का ऑर्डर क्या है? अब ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा फिनॉल, मेटा, पैरा और ऑर्थो, याद रहेगा। अब ये फोर्थ हो गया, पहले सबसे ज्यादा कौन सा है? फिनॉल, फिर कौन सा है? मेटा। ध्यान देखना ये मेटा वाला जो है पैरा से भी ज्यादा एसिडिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा से ऑपरेट हो रहा होगा, मेटा से नहीं हो पाएगा उस पोजीशन के लिए जहां पे O- है, इसलिए कंफ्यूज मत करना। फिनॉल, मेटा, पैरा, ऑर्थो, फिनॉल, मेटा, पैरा, ऑर्थो, कब?
जब अल्काइल ग्रुप है। और अगर माइनस आई इफेक्ट है तो ऑर्थो मेटा पैरा फिनॉल, और अगर माइनस आई माइनस आर है तो पैरा ऑर्थो मेटा फिनॉल। क्लियर? और अगर माइनस आई प्लस आर है, प्लस आर नॉट फ्रॉम 2p है, तो माइनस आई के ऑर्डर को फॉलो करना है। 4 चीजें हो गई। नोट किया या नहीं किया पहले ये बताओ। जो मैंने 4 चीजें बताई वो नोट किया सबने? अगर नहीं किया तो मैं अभी थोड़ा टाइम दे रहा हूं सो दैट आप नोट कर पाओ। क्लियर हो गई बात? हां, फ्लोरीन भी है तन में। ठीक है, नोट कर दिया, फाइन, ग्रेट। चलो फिर फटाफट आगे बढ़े। अब आते हैं हम फिफ्थ। अभी मैंने 4 केसेस बताए, अब मैं आपको बता रहा हूं सर इस पे पैरा और ऑर्थो के को पैरा किया है 4th में, नहीं मैं समझा नहीं, नोट किया, ठीक है। तो अब 5th वाले में आते हैं कि इसमें मैंने ऐसे ग्रुप लिए हैं जिनका ना माइनस आई और प्लस आर है, प्लस आर फ्रॉम 2p ऑर्बिटल है, यानी कि डोमिनेट कर रहा है प्लस आर। देखो मैंने क्या लिखा है, ग्रुप माइनस एम प्लस आर और डोमिनेट कर रहा है प्लस आर। तो उस केस का ऑर्डर है मेटा सबसे ज्यादा, फिर फिनॉल। इसमें भी कंफ्यूजन होता है, बच्चे हमेशा गलत करते हैं। फिनॉल और मेटा मिथॉक्सीफिनॉल में मेटा वाला ज्यादा एसिडिक है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि मेटा मिथॉक्सी में तो प्लस आर इफेक्ट है तो फिनॉल को ज्यादा बोल देते हैं, तो इसलिए ये वाली बात याद रखना, मेटा, फिनॉल, ऑर्थो और पैरा। फाइन, क्लियर हो गई बात? 5th वाला पार्ट क्लियर है सबको? याद रह जाएगा? अभी याद रखना, ये मत सोचना कि बाद में पीट पढ़ लेंगे और याद रखेंगे, साथ साथ याद करते चले जाओ। ठीक है, आता हूं मैं 6th पार्ट में। मैंने 6th पार्ट ऐसा लिया है जो माइनस आई माइनस आर भी शो कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है, माइनस आई प्लस आर भी शो कर रहा है, तो मैं लिख भी दे रहा हूं। तो अगर ये मैंने शुरू में ही आपको समझाया था, उसी को एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया है। माइनस आई माइनस आर वाले ज्यादा एसिडिक हैं सिर्फ माइनस आई से, वो ज्यादा एसिडिक हैं माइनस आई प्लस आर फ्रॉम 3p वाले से, और वो ज्यादा एसिडिक हैं माइनस आई प्लस आर वाले से। क्लियर है? तो ये एक जनरल टॉपिक है। क्लियर? जनरल मतलब ये तो आप बिना उसके भी लिख सकते थे। मैं अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में। देखो सबसे पहले मैंने अल्कोहल से शुरू किया था और फिनॉल से शुरू किया था। तो ओवरऑल अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो मैं एक चीज लिख रहा हूं जो बहुत जगह काम आएगी, आर। ध्यान से देखना इसको और इसको जरूर नोट डाउन करना जनरल सेंस के लिए। सल्फोनिक एसिड्स, दीज आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। नोट करना प्लीज। और बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH से, और ये ज्यादा एसिडिक होता है H2CO3 से। थोड़ी जगह कम है, यहां लिख रहा हूं। और ये ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। जब आपको मल्टीपल पूछेंगे तो ये चीज आप यूज करोगे। इसमें एक छोटा सा चीज और दे रहा हूं जो एग्जाम में पूछते हैं। मैंने एक बात लिखी है कि कार्बोलिक एसिड जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। एक छोटा सा और चीज ऐड कर लेता हूं मैं इसमें, और इसको भी आप याद रखना। अगर ना नाइट्रो ग्रुप लगाया है फिनॉल में तो वो कार्बोलिक से ज्यादा एसिडिक है। एक ये वाला पार्ट यहां पे ऐड कर लेना। ठीक है, दोबारा से, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोलिक एसिड, फिर फिनॉल। लेकिन कार्बोलिक अगर नाइट्रो ग्रुप लगा होगा तो नाइट्रो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अल्कोहल का पढ़ चुके हैं, वाटर का तो छोड़ देते हैं, फिनॉल का पढ़ चुके हैं। फिनॉल में अलग अलग ग्रुप लगे होंगे तो क्या होगा ये पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक का। सेम कॉन्सेप्ट कार्बोक्सिलिक में भी यूज है, बस एक नई चीज है, ऑर्थो इफेक्ट। रवि RSH और RO में RSH ज्यादा है, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है तो उसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। बट सर कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, मतलब क्या हुआ यार इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर, अच्छा, आप कहना चाहते हो कि RCOOH इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। मेरे हिसाब से बेंजोइक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन आर। मैं इसको प्रूव कर दूंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शुरू कर रहा हूं, प्रूव कर दूंगा। सर इन मेनी केसेस अल्कोहलिक डेरिवेटिव्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, आई यूजुअली गेट कंफ्यूज इन देन। और रौनक ये जनरल स्टेटमेंट है यार। देखो
मैंने कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। लेकिन अब आप मेरे को बोलो कि पिक्रिक एसिड को मैं कंपेयर करता हूं प्रोपानोइक एसिड से, तो कैसे होगा? तब नहीं कर सकते हम। एक जनरल स्टेटमेंट की बात चल रही है। अगर आप ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के कुछ एक्सेप्शनल सा बना दोगे तो बात अलग है ना? ठीक है, पहले कार्बोक्सिलिक कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। पहला वाला पार्ट मुझे समझाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पे हेलोजन लगा रहा हूं मैं और हेलोजन के नंबर्स बढ़ा रहा हूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ आए कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर बढ़ते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सेकंड वाला मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस डिस्टेंस के बारे में लिखने की कोशिश की है कि डिस्टेंस जितना दूर जा रहा है माइनस आई इफेक्ट उतना कम होता जा रहा है। थर्ड भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस नंबर ऑफ कार्बन की बात करी है। एक स्ट्रेट 4 मेंबर रिंग है और ज्यादा कार्बन उसके साथ लगे और बहुत ज्यादा लगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा। फिफ्थ वाले में मैंने नेचर ऑफ हैलोजन को बदलने की कोशिश की है कि माइनस आई कम करता जा रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होते जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ वाले में मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी माइनस आई के बारे में बात की है। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक। और ये वाला पार्ट आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है। ये एग्जाम में पूछते हैं इसलिए लिख दिया है, थोड़ा याद रखो करके। sp3 sp2 sp, हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मुझे बस कमेंट में लिखो, ये जो पार्ट मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने क्वेश्चंस के थ्रू देखे हैं, वो नोट डाउन किए हैं। ऑर्गेनिक एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड से कैसे कंपेयर करेंगे? वंशराज जरूरत नहीं पड़ेगी, इनऑर्गेनिक हमेशा ज्यादा एसिडिक होते हैं। प्रियांशी ने भी कुछ पूछा है, सर माइनस आई माइनस आर ग्रुप में अगर हम कुछ भी करके लोन पेयर हटा दें तो क्या उसका सिर्फ? यस, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जनरली आप मुझे शायद ये पूछना चाहते हो कि अगर मेरे पास कोई फिनोलिक ग्रुप है और यहां पे NH3+ लग गया तो इसका क्या इफेक्ट होगा? तो इसका सिर्फ माइनस आई होगा, मैं माइनस आर नहीं देखूंगा। रवि फ्रॉम लास्ट से सेकंड वाला रवि कुछ नहीं है, बल्कि ये CH3 ग्रुप लगा है ना, और यहां पे फ्लोरीन है। सॉरी यार, लास्ट वाला कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके सॉरी, ये कंटिन्यू है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है जो N ऊपर चला गया है जगह कम होने की वजह से। ये हटा देता हूं मैं, आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे होगे शायद। तो ये CN है, ये फ्लोरीन है और ये मिथाइल है। अब क्लियर है? पूरा पैरा नाइट्रोफिनॉल डज नॉट गिव, बट पैरा नाइट्रोफिनॉल डज नॉट गिव NaHCO3। उमेश कुमार, पैरा नाइट्रोफिनॉल आपने लिखा है डज नॉट गिव NaHCO3 टेस्ट, तो चेक करो पैरा नाइट्रोफिनॉल गिव्स NaHCO3 टेस्ट, बबल्स बनते हैं उसमें। और ये pKa से भी आप प्रूव कर सकते हो, बस आप गूगल में सर्च करो व्हाट इज द pKa वैल्यू ऑफ H2CO3 एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, ये गलत लिखा है आपने। फाइन, आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज में। इससे पहले मैं थोड़ा एक जनरल चीज बताता हूं तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। थोड़ा अलग सा चीज है इसलिए बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक सेकंड, मुझे ये तुम्हारे कमेंट थोड़े ऊपर चले गए, मैं इसको नीचे कर दूं ताकि ठीक से देख पाऊं। आकाश गौतम, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। इनमें आते हैं, अभी वहां मैं पहुंचा नहीं हूं, अब जस्ट स्टार्ट करने वाला, 2 मिनट का टाइम दो बस। हाँ कैलाश, फॉर्मिक एसिड पे भी आते हैं, पहले सुन लो, समझ लो खाली। अब बहुत जल्दी जल्दी आगे मत बढ़ो, ठीक से करते हैं पूरा। ऐसे तुमने फेनॉल वाला अगर नोट डाउन किया है ना, तो सारे ग्रुप, सारे फंक्शनल ग्रुप उसमें कवर है जो जो पॉसिबल हो सकते हैं। यार फंक्शनल ग्रुप होते ही कितने हैं? माइनस आई प्लस आई, माइनस आई प्लस आर, माइनस आई प्लस आर फ्रॉम 2p, माइनस आई माइनस आर और ओनली माइनस आई। तो वो सारे ही मैंने कवर कर दिए। तो सारे फंक्शनल ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ उसी 4-5 टेबल से तुम आराम से बना सकते हो, बस याद रखना है कौन सी क्या चीज है। ठीक है, ठीक है। H2CO3 का pK 6.3 है और नाइट्रोफिनॉल का pK 7.53। बंसराज कहां से मिल गया यार ये डेटा? एक बार और देख ले। तो पहले एक बार बेंजोइक एसिड के केस को डिस्कस कर लें। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है इस टाइप का COO नेगेटिव और यहां पे एक बेंजीन रिंग लगी है। ये इफ नाइट्रो ऑर्थो देन फिनॉल इज मोर एसिड देन कार्बोल। तरुणा लिख रही है इफ नाइट्रो ग्रुप इज इन ऑर्थो पोजीशन देन फिनॉल इज मोर एसिडिक देन कार्बोलिक एसिड।
ऑर्थो पोजीशन का एक बार पीके देख लेते हैं, फिर डिस्कस। चलो एक बार मैं इसका पीके निकाल करके तुम्हें देता हूं। जब ये पीपीटी तुम्हें भेजूंगा उसमें नाइट्रो ग्रुप के सारे पोजीशंस की भी पीके दे दूंगा, ठीक है। तो पहले कुछ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, पहले इसको समझते हैं। अगर मेरे पास, और दूसरी चीज, ये नाइट्रो ग्रुप कहां पे लगा है, बेंजोइक, ऑर्थो, पैरा, मेटा कहां लगा है, इसके पीके वैल्यूज, इस पे ना लॉजिक कुछ काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है और फैक्ट के ऊपर आप प्रूव कर सकते हो। तो इसका पीके वैल्यू कायदे से तो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में और वो ये जानते हैं कि आपने अगर याद है तब आप कर सकते हो। अगर आप रेजोनेंस के इफेक्ट देखने लग गए, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी देखने लग गए, तो आप नहीं कर पाओगे उसको। लेकिन चलो मैं पहले ऑर्थो इफेक्ट समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, ध्यान से समझना आप, अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, 5 मिनट मेरी बात सुनना। मान लेते हैं कि मेरे पास बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O माइनस है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है समझते हैं। हमने अभी तक बात की थी कि किसी का माइनस आई प्लस आर है तो प्लस आर डोमिनेट करेगा अगर 2p से है, तो इसमें ये चीज ऐसी नहीं है, उसका रीजन समझना। देखो ये जो पाई क्लाउड है वो ऊपर आना चाहते हैं, अगर ये ऊपर आ गए तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों ऊपर आएंगे? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहते हैं, करेक्ट। रेजोनेंस तो यही होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ये यहां है। यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, बेंजीन भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और ऑक्सीजन का माइनस भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का कॉम्पिटिशन है। अब सुनना जरा, बेंजीन का ना माइनस आर इफेक्ट है और पार्शियल प्लस आर इफेक्ट है। मैंने पार्शियल प्लस आर क्यों लिखा? क्योंकि ये कंपटीशन की वजह से ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए मैं इसको पार्शियल प्लस आर कह रहा हूं। अगर ये कंप्लीटली डोनेट करता तो मैं प्लस आर कहता। जनरली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किसी का अगर माइनस आई प्लस आर है 2p से, तो ये डोमिनेट कर रहा है और हम बिना सोचे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन अभी जब इसका माइनस आई और पार्शियल प्लस आर है, तो क्या यहां पे पार्शियल प्लस आर को डोमिनेट करना पॉसिबल है? आंसर है नो। अब यहां पे भी ना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि इन दोनों का एक कॉम्बाइंड इफेक्ट है विच इज नोन एज स्मॉल प्लस आई। मैं स्मॉल प्लस आई क्यों कह रहा हूं समझाता हूं। एक CH3 ग्रुप है और इस CH3 ग्रुप का प्लस आई है, तो CH3 के प्लस आई ग्रुप से ये वाला प्लस आई जो है वो कम है, यानी मिथाइल का प्लस आई ज्यादा है और इसका कॉम्बाइंड इफेक्ट का प्लस आई कम है। अगर स्मॉल प्लस आई कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजोइक एसिड में बेंजीन का स्मॉल प्लस आई हम लेते हैं जो कि एक मिथाइल के प्लस आई से कम होता है। अब सोच के देखो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगेगा, वो ग्रुप इसके साथ रिपल्शन क्रिएट करेगा जिससे ये घूम जाएंगे और ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएंगे, तो उससे ये ना पार्शियल प्लस आर ब्लॉक हो जाएगा। अब इन बेंजीन का माइनस आई पार्शियल प्लस आर की जगह सिर्फ माइनस आई बचा, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, जिसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। यही रीजन है कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि एसिड ऐसे हैं HC डबल बॉन्ड OOH, यह है फॉर्मिक एसिड, और मेरे पास एक एसिड है COOH और इसमें लगा है बेंजीन। एक और एसिड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। अब मैं इसको समझाता हूं। देखो इस हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब मैंने अभी भी समझाया आपको, बेंजोइक एसिड में बेंजीन का स्मॉल प्लस आई लोगे आप और मिथाइल में CH3 का एक प्लस आई इफेक्ट लोगे। अब आप सोचो कि ऑर्डर क्या आया? वही आया जो अभी आप लिख रहे थे कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा होगा बेंजोइक से और बेंजोइक ज्यादा होगा एसिटिक एसिड से। फाइन, अब मुझे बताओ ये समझ आ गया। और ऑर्थो पोजीशन पे लगते ही ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट होंगे और स्मॉल प्लस आई कन्वर्ट होगा माइनस आई में, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात? समझ आ गया सब? फटाफट बोलो, आगे बढ़े। ग्रेट, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसमें सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट। फर्स्ट मैंने लिया है माइनस आई और माइनस आर, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो उसका ऑर्डर है पैरा, सॉरी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो है, फिर पैरा, फिर मेटा, फिर बेंजोइक। ये लाइन याद रहेगी यार, बिल्कुल याद ही रख लो तो अच्छा है। ऑर्थो
-I-R के लिए ऑर्थो, पैरा, मेटा और बेंजोइक एसिड। तो सारे -I-R, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, जो भी लगाओ सब कुछ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? के भी लिख सकते हैं ना मयंक, के जितना बड़ा होगा इसका मतलब रिएक्शन उतना फॉरवर्ड जा रहा है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। पीके तो रिवर्स नहीं हो जाएगा। ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक है तो उनका के की वैल्यू सबसे बड़ी है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है कि सिर्फ -I इफेक्ट अगर है तो -I इफेक्ट का ऑर्डर है ऑर्थो, मेटा, पैरा, बेंजोइक एसिड। इसमें डिफरेंस क्या है? पैरा और मेटा का। ध्यान देना, पैरा और मेटा का। यहां मेटा ज्यादा है पैरा से। क्यों? फिनॉल में भी हमने यही देखा था, डिस्टेंस वाला। तो फिनॉल से रिलेट करना जल्दी याद हो जाएगा। सही है। अब आते हैं -I प्लस R, प्लस R फ्रॉम 3P 4P इस टाइप का। तो उसका ऑर्डर है ऑर्थो, मेटा, पैरा, बेंजोइक, जैसा -I का था। याद रखना फिनॉल में भी यही ऑर्डर था। फिनॉल में भी -I प्लस R का यही ऑर्डर था। यहां एक डिफरेंस क्या आ रहा है? ऑर्थो इफेक्ट का। ऑल्दो इसमें ऑर्थो इफेक्ट का कोई डिफरेंस डायरेक्टली नहीं दिखा। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयुष गुप्ता नहीं देखेंगे, यहां ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। अब आते हैं कि अगर -I ग्रुप है और प्लस R ग्रुप है फ्रॉम 2P, तो ऐसे ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे? NH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा, OCH3 हो जाएंगे। तो सारे प्लस R वाले हो जाएंगे 2P से। तो उसका ऑर्डर मेटा और ऑर्थो ऑलमोस्ट बराबर है। ऑल्दो ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन मेटा से प्लस R ऑपरेट नहीं होता। और बेंजोइक और पैरा मैंने ऑलमोस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि पीके की वैल्यू में ना पॉइंट के सेकंड डिजिट में चेंज था, इसलिए मैंने लगभग बराबर लिख दिया है। और ये डेटा मैंने पीके से ही लिया है सारा। अब आते हैं हम प्लस I वाले, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल का ऑर्थो अगेन मोर एसिडिक देन बेंजोइक, देन मेटा, देन पैरा। मेटा और पैरा में पैरा कम इसलिए क्योंकि पैरा पोजीशन से हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज ठीक उस पोजीशन पे आ जाते होंगे। अब आते हैं ऐसे ग्रुप्स जो अलग अलग टाइप से लगे हैं, मतलब बेंजोइक एसिड ये और ये, इसमें क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? तो पीके का ऑर्डर ये तो बिना लिखे भी आप आराम से लिख सकते थे। ठीक है, ये वाले पार्ट में स्लाइड्स में दे दूंगा, इसको अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। क्लियर? अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, जो कि एग्जाम में पूछते भी हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या कर रहे हैं देखना। नाइट्रोजन है और उसके पास लोन पेयर है, तो अगर लोन पेयर है तो वो बेस है। तो इसमें दो चीजें हमें देखना है कि लोन पेयर ज्यादा तो बेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अब लोन पेयर ज्यादा तो बेस स्ट्रॉन्ग। तो मैंने कुछ केसेस ये जो एग्जाम में पूछे हैं एडवांस में उससे लिए। जैसे देखो यहां पे भी लोन पेयर है, बेंजीन है तो उसका -I इफेक्ट हो रहा होगा, इसलिए दिस वन इज मोर एसिडिक। एमोनिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी में इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं NH2 और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं OH, इसलिए ऑर्डर ये एमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये आ गया। साइमल्टेनियसली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर मोर बेसिक देन ऑक्सीजन, चाहे उसमें +I ग्रुप आप लगाओ कितने भी ज्यादा। थर्ड है ब्रिज हेड नाइट्रोजन आर मोस्ट बेसिक। उसका रीजन है यहां पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होते। इन जनरल नाइट्रोजन एक पिरामिड शेप का होता है जहां पे लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये लोन पेयर अपनी ही डायरेक्शन पे फ्लिप कर जाता है, नीचे आता है। तो ये फ्लिपिंग को पिरामिडल इन्वर्जन कहते हैं, जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी कम होती है। लेकिन जब ब्रिज हेड नाइट्रोजन होता है तो वहां पे अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, बट सर 2 में ऋषभ कौन सा? 2 में लोन पेयर की डेंसिटी तो ज्यादा होगी 2 में। ओके फाइन, लोन पेयर की डेंसिटी किसी एक नाइट्रोजन में हम देखते हैं। मतलब मेरे को लगता है ऋषभ जो तुम पूछना चाहते हो वो ये है कि अगर NH3 में लोन पेयर है और आपके पास NH2 है, तो तुम ये कहना चाहते हो एक्चुअल में कि यहाँ लोन पेयर डबल है। तो हमें ऐसे डबल नहीं देखना है, हमें किसी एक N पे देखना है। यहाँ के लोन पेयर जितने हैं, यहाँ के लोन पेयर एक दूसरे के साथ रिपल्शन में होंगे तो अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। ये रीजन है कि हाइड्रोजन कम बेसिक होते हैं। फाइन। आयुष एमीन इन्वर्जन मतलब पिरामिडल इन्वर्जन, सेम चीजें जो आपने अभी डाउट में लिखा है। OH ग्रुप इज तरुणा, यस OH इज ऑल्सो शोइंग ऑर्थो इफेक्ट। एक जनरल स्टेटमेंट था ये जिसमें एरोमेटिसिटी, ये बेसिक सा है, मुझे लगता है बहुत बच्चों ने बहुत बार इसको देखा भी होगा। ये एक जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोन पेयर अगर है और उसका आपके रेजोनेंस पे जा रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, इसलिए इसका ऑर्डर का इस तरह से आ जाते हैं। ब्रिज हेड वाला तन्मय मैं बता दूंगा, मैंने जो जो एग्जांपल्स दिए हैं वो जरूर समझ लेना। इसका बेसिक ऑर्डर ये है,
मैं इसका पीपीटी दे दूंगा। अब आता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट चीज में जो इसमें है नहीं, शायद इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। देखो ऑर्थो इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऑर्थो इफेक्ट कहां पे हमने पढ़ा था? ऑर्थो इफेक्ट हमने पढ़ा था बेंजोइक एसिड के केस में। एनिलीन के केस में भी एक पर्टिकुलर ऑर्थो इफेक्ट हम देखने को मिलता है, वो क्या है ये समझाता हूं। देखो होता क्या है ना, अगर यहां पे NH2 ग्रुप लगा है और ये बेंजीन रिंग है, यहां पे आपने लगा दिया CH3 पैरा मिथाइल एनिलीन और एक और NH2 ग्रुप है, और यहां पे आपने लगाया ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल। इन दोनों में ना ये बेसिक होता है। लेकिन अगर हमारे पास NHCH3 है और ये आपने एक बेंजीन रिंग लगाया, यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और NHCH3 है, ये एक बेंजीन रिंग लगाया, यहां पे एक मिथाइल लगाया, तो ये ज्यादा एसिडिक होता है। इसका रिवर्स हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये रिवर्स क्या है ये समझते हैं। अब रिवर्स क्यों हो रहा है इसको देखो। होता क्या है कि जब आप नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन लेते हो और ये आपका बेंजीन रिंग आपने ली है, अगर मैं यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगाऊं तो देखो ये मिथाइल ग्रुप ना यहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, लेकिन मार्जिन में जरूर रहते हैं। जरा सा भी बड़ा होता तो रोटेट कर जाता, और अगर ये रोटेट करता तो इसके लोन पेयर जो अबव द प्लेन थे वो बिलो द सॉरी इन द प्लेन आते तो रेजोनेंस में नहीं जाता, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती। लेकिन जैसे ही एक H+ लेता है और ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होता है, तो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होते ही अब ऑर्थो इफेक्ट की जगह ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, जिससे कॉन्जुगेट एसिड हो जाते हैं अनस्टेबल। इसलिए ये वीक एसिडिक है पैरा से। लेकिन इस केस में ये मिथाइल ग्रुप और यहां पे भी एक मिथाइल बड़ा ग्रुप है, ये सफिशिएंट है कि इसको रिपेल करे और इसको घुमा देगा। घुमाने पे क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ना वो प्लेन में आ जाएंगे, और जो मिथाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन आएगा, और बेंजीन के जो लोन पाई क्लाउड्स हैं वो अबव द प्लेन थे, तो ये रेजोनेंस पे जा नहीं पाया, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं? ऑर्थो इफेक्ट सर COH और एनिलीन में। ऑर्थो इफेक्ट यार प्रजापति बहुत जगह होते हैं, जहां पे भी आपके NO2 में ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर NHCH3 ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इस टाइप के कोई भी बल्कि ग्रुप आप एस्टर्स लेते हो ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फाइन, पहले बताओ क्लियर हुई बात? क्लियर है? चलो, तो अब सर फिनॉल डज नॉट शो ऑर्थो इफेक्ट। फिनॉल कैसे करेगा यार वेंकट? देख फिनॉल में क्या है कि आपके पास एक ऑक्सीजन है जिसके पास 3 लोन पेयर है, अगर आप फिनॉल के ऑक्सीजन को घुमा भी दोगे तो कोई ना कोई एक लोन पेयर तो अबव द प्लेन हमेशा रहेगा ही। क्लियर है? ठीक है, तो अब कल करते हैं फिर आइसोमरिज्म। तब तक आप, मैं इसकी पीपीटी आज ही शेयर कर देता हूं आपके साथ। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का आप सही सा नोट्स बना लेना, और जितना मैंने लिखा है मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपने इसको याद रख लिया तो अच्छे नोट्स बना लेना और याद रख लेना। तो अगली क्लास में आइसोमरिज्म करते हैं, ये पीपीटी थोड़ी देर में शेयर करता हूं, ठीक है? थैंक यू।